हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय मार्जे सर, और मैं हूं आपका मार्जे सर। चलिए तो फिर डिस्कस करते हैं। आज यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले शाउ स्क्रीनिंग टेस्ट एंट्रेंस पेपर 2024 और 25 के सिर्फ और सिर्फ बेसिक मैथ्स के क्वेश्चन आज यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले, ओनली बेसिक मैथ्स। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि 25 क्वेश्चन का वेटेज होगा, 25 एमसीक्यू मैथ्स एंड मेंटल एबिलिटी, मैथ्स, बेसिक मैथ और मेंटल एबिलिटी। 25 एमसीक्यू मैथ्स एंड मेंटल एबिलिटी। तो जैसे कि मैंने बताया था कि 25 एमसीक्यू का वेटेज है आउट ऑफ 100 क्वेश्चन। 25 एमसीक्यू का वेटेज है मैथ्स और मेंटल एबिलिटी के लिए इस स्क्रीनिंग टेस्ट में, बोथ पीसीबी एंड पीसीएम एग्जाम। और इस 25 एमसीक्यू में 15 क्वेश्चन ओनली मैथ्स के, ठीक है, 15 प्योरली बेस्ड ऑन मैथ्स, ठीक है। हालांकि इसको हम बेसिक मैथ बोलेंगे, बेसिक मैथ्स, बेसिक मैथ्स। तो बेसिक मैथ्स के होंगे 15 क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन होंगे मेंटल एबिलिटी के, मेंटल एबिलिटी के 10 क्वेश्चन और 15 क्वेश्चन बेसिक मैथमेटिक्स के। तो आज यहां पे हम वही 15 क्वेश्चन जो कि बेसिक मैथ्स के हैं वो यहां पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पीसीएम ग्रुप के स्टूडेंट्स के लिए भी 15 क्वेश्चन बेसिक मैथ्स के होंगे और पीसीबी स्टूडेंट के लिए भी, ठीक है, पीसीबी स्टूडेंट के लिए भी 15 क्वेश्चन बेसिक मैथ्स के भी होंगे। उनके लिए भी मैथ्स के क्वेश्चन डाले गए एंट्रेंस एग्जाम में, बेसिक एग्जाम में। बेसिक मैथ्स के क्वेश्चन भी पीसीबी के बच्चों के लिए भी वहां पे अवेलेबल होंगे। आपको पीसीबी बच्चों को भी ये क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। तो पीसीबी और पीसीएम के बेसिक मैथ्स के क्वेश्चन पिछले 1-2 सालों में डिफरेंट दिए गए हैं। उसके पहले पीसीबी और पीसीएम के लिए बेसिक मैथ्स के क्वेश्चन सेम रहते थे, लेकिन अब वो दोनों तरफ डिफरेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड कर रहे हैं बेसिक मैथ्स के। हालांकि कॉन्सेप्ट सेम है, पीसीएम में बेसिक मैथ्स के क्वेश्चन और पीसीबी में बेसिक मैथ्स के क्वेश्चन, दोनों के क्वेश्चंस में कॉन्सेप्ट जो यूज होगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, वो कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से सेम होगा। बस वहां पे थोड़ा सा स्ट्रक्चर, क्वेश्चन अलग अलग दिखेंगे आपको, लेकिन सॉल्व करने के लिए पैटर्न सेम रहेगा। तो चलिए, तो अभी हम यहाँ पे पीसीएम के 15 क्वेश्चन यहाँ पे हम 1 बाय 1 देखेंगे जो कि 24-25 की एग्जाम में पूछे गए हैं। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया बच्चों? लॉग का क्वेश्चन पूछा गया बेसिक मैथ्स में। चलिए तो देखते क्या पूछा गया यहाँ पे। लॉग टू द बेस 10, लॉग टू द बेस 10 225 अपॉन लॉग टू द बेस 10 ऑफ 15 इक्वल टू लॉग टू द बेस 10 ऑफ x, ठीक है। ये कुछ हमको इक्वेशन दिया गया और ये कुछ इक्वेशन दिया गया है जिसमें लॉगरिदमिक फंक्शन कंटेन करता है। तो ये लॉगरिदमिक इक्वेशन हो गया। इस लॉगरिदमिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाली x की वैल्यू हमें पूछी गई है। इस लॉगरिदमिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाली x की वैल्यू हमें पूछी गई है। तो चलिए तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। तो इसके लिए हमको पहले तो यूज करना पड़ेगा, क्लियरली दिख रहा है, चेंज बेस रूल का यूज करना पड़ेगा। चेंज बेस रूल क्या होता है ये थोड़ा सा साइड में मैं बता देता हूं। चेंज बेस रूल ऑफ लॉगरिदम, ठीक है। लॉगरिदम का चेंज बेस रूल क्या होता है? लॉग टू द बेस a ऑफ x कुछ इस तरीके से दे रखा है। ये कुछ लॉग की वैल्यू, लॉगरिदमिक फंक्शन यहां पे कुछ दे रखा है। तो हम इसकी वैल्यू ना चेंज करते हुए, इस लॉग की वैल्यू ना चेंज करते हुए, हम इस लॉग का बेस चेंज कर सकते हैं बच्चों। इस लॉग का बेस चेंज कर सकते हैं किस तरीके से? तो log x आर्गुमेंट को, लॉग के साथ आर्गुमेंट को ऊपर लिख लो और लॉग के साथ बेस को डिनोमिनेटर में लिख लो। लॉग के साथ आर्गुमेंट को न्यूमरेटर में लिख लो और लॉग के साथ बेस को डिनोमिनेटर में लिख लो। अब इन दोनों का बेस आपको जो चाहे वो लिख सकते हो। आप इन दोनों का बेस 10 ले सकते हो, 5 ले सकते हो, 2 ले सकते हो, या कोई वेरिएबल भी ले सकते हो, के, ठीक है। तो मैंने दोनों का बेस, यहाँ पे बेस a था, मैंने इसको बेस k में कन्वर्ट कर दिया बच्चों, बेस k में कन्वर्ट कर दिया विदाउट इट्स चेंजिंग द वैल्यू। इस लॉग की वैल्यू चेंज ना करते हुए मैंने इस लॉग का बेस चेंज कर दिया। तो इस तरीके से आप बेस चेंज कर सकते हो, इसी को बोला जाता है चेंज बेस रूल। अब इसी का हमें रिवर्स यूज करना है यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है log टू द बेस 10 ऑफ 225 अपॉन log टू द बेस 10 ऑफ 15, ठीक है। तो क्लियरली दिख रहा है इन दोनों में बेस सेम है। अगर बेस सेम है तो इसका रिवर्स यूज कर सकते हैं हम। ये जो कॉमन बेस है, ये जो कॉमन बेस है 10, इसको हटा के हम log टू द बेस
15 ऑफ 225, इस तरीके से हम लिख सकते हैं, जो कि यहाँ पे दे रखा है। दोनों का बेस 10 दे रखा है यहाँ पे हमें, ये भी 10 ये भी 10। तो इस कॉमन बेस को हटा के जो डिनोमिनेटर में है वो लॉग का बेस हम ले सकते हैं। हम चेंज बेस रूल को रिवर्स वे में यूज कर रहे हैं, रिवर्स वे, LHS टू RHS नहीं, हम RHS दिया है, हम RHS को रिप्लेस कर रहे हैं, LHS लेफ्ट हैंड साइड से रिप्लेस कर रहे हैं। तो ये ए वाली जो क्वांटिटी है वो बेस में जाएगी और ये न्यूमरेटर वाला जो आर्गुमेंट है वो आर्गुमेंट में ही रहेगा। तो इसी तरीके से यहाँ पे हमें मिल जाएगा बच्चों, log टू द बेस 15 ऑफ 225 इक्वल टू log टू द बेस 10 ऑफ x। तो चेंज बेस रूल, ठीक है, बाय चेंज बेस रूल, चेंज बेस रूल। चलते आगे। तो क्लियरली हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। इसकी वैल्यू किस तरीके से आएगी बच्चों, log टू द बेस 15, 225 को लिखेंगे हम 15 का स्क्वायर, log टू द बेस 10 ऑफ x, तो ये 2 आएगा मल्टीप्लाई में, और log टू द बेस 15 ऑफ 15, 2 इंटू log टू द बेस 15 ऑफ 15 इज इक्वल टू log टू द बेस 10 ऑफ x। तो क्लियरली इसकी वैल्यू तो 1 बन जाएगी बच्चों, बेस और आर्गुमेंट सेम होंगे तो इसकी वैल्यू 1 बन जाएगी। log टू द बेस 15 और 15 की वैल्यू 1 बन जाएगी। कैसे 1 बन जाएगी, तो log की वैल्यू निकालने के लिए हमको इस तरीके से सोचना पड़ेगा, इस बेस का मैं कौन सा पावर लूं, इस बेस का मैं कौन सा पावर लूं कि वापस में आर्गुमेंट आना चाहिए, रिवर्स में क्या आना चाहिए, आर्गुमेंट। 15 का मैं ऐसा कौन सा पावर लूं, उस पावर को मैंने p एज्यूम कर लिया, तो 15 का मैं कौन सा पावर लूं कि वापस 15 ही आना चाहिए, तो दैट मींस 15 का पावर 1 बेस सेम है तो p की वैल्यू 1 ही आनी चाहिए। इस तरीके से हम log की वैल्यू निकालते हैं, पता ही होगा आपको वैसे तो यहाँ पे हम आंसर डायरेक्टली लिख सकते हैं यहाँ पे कि log टू द बेस 10 ऑफ x की वैल्यू हो गई बच्चों 2, ये 1 गया 1 इंटू 2 2, अब यहां से x की वैल्यू आ गई 10 टू द पावर 2। ये जो बेस है, ये जो log का बेस है, ये दूसरी साइड में शिफ्ट हो जाएगा तो log बनेगा एक्सपोनेंशियल, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिदमिक फंक्शन एक दूसरे के इनवर्स है बच्चों, इनवर्स। जैसे 2 का स्क्वायर 4 आता है, वैसे 4 का स्क्वायर रूट लेने पे 2 आता है, तो स्क्वायर का इनवर्स हो गया स्क्वायर रूट। ये तो उसी तरीके से हम यहां पे बोल सकते हैं कि 10 का पावर 2 लेने पे, ठीक है, एक log टू द बेस 10 ऑफ x की वैल्यू 2 आनी चाहिए, उसके लिए x की वैल्यू 10 का पावर 2, यानी कि x की वैल्यू लेनी पड़ेगी हमें 100। कितनी लेनी पड़ेगी बच्चों, 100 वैल्यू लेनी पड़ेगी। सो 10 टू द पावर 2 आंसर होगा, दैट इज ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा बच्चों इस क्वेश्चन का। ठीक है, चलते आगे बढ़ते। द पेयर ऑफ इक्वेशंस, द पेयर ऑफ इक्वेशंस 3x plus 4y equal to k, 9x plus 12y equal to 6 has infinitely many solutions। उन्होंने पहले दे रखा है कि इस इक्वेशन को infinitely many solutions है, हमको तो बस इसकी कंडीशन यूज करनी है, 9x plus 12y equal to 6। तो मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, PCM की वीडियो में, कि अगर infinitely many solutions है, इसको infinitely many solutions है, इस साइमल्टेनियस इक्वेशन को इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस दिए हैं, इस साइमल्टेनियस इक्वेशन को इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस दिए गए हैं। अगर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे तो इन साइमल्टेनियस इक्वेशन के कोएफिशिएंट ने एक सर्टेन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी होगी। ठीक है, इस कोएफिशिएंट ने एक फिक्स प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करना ही होगा। वो प्रॉपर्टी क्या होगी, a1/a2 इक्वल टू b1/b2। ये होगा कॉन्सेप्ट हमारा कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस है तो x कोएफिशिएंट का रेशियो, y कोएफिशिएंट का रेशियो और कांस्टेंट टर्म का रेशियो, तीनों के तीनों रेशियो इक्वल होने ही पड़ेंगे, दूसरा चॉइस नहीं उनके पास। अगर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस है तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना ही पड़ेगा। वैल्यू पुट करो बच्चों, 3/9, x कोएफिशिएंट का रेशियो 3/9, 4/12 और दोनों के दोनों कांस्टेंट राइट हैंड साइड में है, नो प्रॉब्लम, k/6। तो क्लियरली किसी भी दोनों को उठा लो और सिंप्लीफाई करके किसी भी दो रेशियो को k के साथ किसी भी दो में से एक रेशियो को उठा लो और सिंप्लीफाई कर लो। k/6 इक्वल टू 1/3, 4 1 जा 4 3 जा 12, 3 1 जा 3 2 जा 6, तो k की वैल्यू 2 आ गई बच्चों, k की वैल्यू 2 आ गई। तो आप देख सकते हो कि किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप विद इन 1 मिनट के अंदर में निकाल सकते हो, इसीलिए इस क्वेश्चन को बेसिक मैथ बोला गया है। और बेसिक मैथ्स के क्वेश्चन विद इन 1 मिनट के अंदर आपको सॉल्व करने होंगे, टाइम ही उतना है आपके पास, तो आपको बहुत क्विकली इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, क्योंकि बेसिक मैथ्स के क्वेश्चन है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं पूछे जाएंगे। तो आपको टाइम को ध्यान रखते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, जरूर 1 मिनट के अंदर आपको सॉल्व होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। x की वैल्यू कुछ दे रखी है, यहाँ पे x की वैल्यू दे रखी है √(2
7 प्लस 4√3, एक्स की वैल्यू दे रखी है 7 प्लस 4√3, हमको पूछा गया x प्लस 1/x, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको देखने के बाद, ठीक है, इसको देखने के बाद इसकी स्क्वायर, इसके x प्लस 1/x की वैल्यू पूछिए, जस्ट x प्लस 1/x, ठीक है। तो रूट x प्लस 1/x, तो x प्लस 1/x की वैल्यू पूछिए और वो कुछ रैशनल नंबर दे रखे हैं। अब मुझे पता है कि मैं इसका अगर रेसिप्रोकल भी लूंगा तो ये नंबर इरेशनल है, तो इसकी वैल्यू भी इरेशनल ही आएगी। ये नंबर है जो कि इरेशनल है, स्क्वायर रूट के अंदर है, इसका रेसिप्रोकल भी लूंगा तो ये वैल्यू इरेशनल ही आएगी। और दो इरेशनल नंबर का एडिशन, यहाँ पे हमको ऑप्शन में तो सारे के सारे ऑप्शंस हमें क्या दिए गए हैं, रैशनल, तो जरूर मुझे इसको किसी और तरीके से सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, कोई और चॉइस नहीं है। क्योंकि अगर आपने सिर्फ रेसिप्रोकल किया इस तरीके से 1/x 1/7 प्लस 4√3, ठीक है, और इन दोनों की एडिशन भी कर दिया आपने, इन दोनों की एडिशन, तो वो एडिशन रैशनल नहीं आएगी, तो इसीलिए आपको इस x को सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व कैसे करेंगे बच्चों, हम इस x की जो भी वैल्यू दे रखी है अंडर रूट में दे रखी है, हम इसकी स्क्वायर रूट की वैल्यू निकाल लेंगे, हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे, इस इरेशनल नंबर का, इस बाइनोमियल सर्ड का स्क्वायर रूट हम फाइंड आउट करेंगे। किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, हमारा अप्रोच सीधे से रहेगा कि 16 का स्क्वायर रूट निकालना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का अप्रोच बता रहा हूं मैं, कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का अप्रोच, कि मान लो हमें 16 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो हम अंदर में लिखेंगे 4 स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होने के बाद आंसर आएगा 4, ठीक है। तो यही स्ट्रेटजी हम यूज करेंगे कि जिस नंबर का हमें स्क्वायर रूट निकालना है उस नंबर को हम स्क्वायर के फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे, और स्क्वायर रूट कट जाएगा और अंदर की बाहर आते हुए वैल्यू मॉड लगाते हुए आएगी। क्या लगाते हुए आएगी, मॉड, क्योंकि स्क्वायर रूट के बाहर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आती है बच्चों, स्क्वायर रूट के बाहर हमेशा कौन सी वैल्यू आएगी, पॉजिटिव, तो मॉड लगा के बाहर आएगा। तो पहले तो हम इसको परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, इस पूरे बाइनोमियल सर्ड को हम ब्रैकेट स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे बच्चों, तो जो भी इस बाइनोमियल सर्ड में जो भी सर्ड की टर्म है, इस सर्ड के टर्म को हमको लिखना है 2ab के इक्वल में, किसके इक्वल में लिखना है, 2ab के। तो 2ab के इक्वल में अगर 4√3 है तो ab की वैल्यू हो जाएगी बच्चों, ab की वैल्यू हो जाएगी 2√3, ab की वैल्यू हो जाएगी 2√3, ठीक है। तो ये हो गई एक मेथड, हमेशा जो सर्ड की टर्म है उसको लिखना है, उसके इक्वल में लिखना है 2ab, उसके इक्वल में लिखना है बच्चों 2ab, ठीक है, 4√3। तो इसकी वैल्यू 2ab के इक्वल में लिख दी, तो a इंटू बी की वैल्यू मिल गई। अब हमें यहां पे कुछ इस तरीके से दो नंबर निकालने हैं कि इन दो नंबर के इस तरीके से फैक्टर्स निकालने कि उन फैक्टर्स के स्क्वायर की एडिशन, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फैक्टर्स ऑफ 2√3 नंबर के फैक्टर्स के स्क्वायर का सम, ये 7 आना चाहिए। ये 7 क्या आना चाहिए, इन 2√3 नंबर्स के फैक्टर्स जो भी आएंगे उन फैक्टर्स के स्क्वायर्स का सम 7 आना चाहिए। यानी कि मैं ये बोलना चाह रहा हूं बच्चों कि ए बी की वैल्यू दे रखी है, तो हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 7 आनी चाहिए बच्चों। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 7। क्यों, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर 7 हो गया और 2ab की वैल्यू 4√3 हो गई, तभी जाके हम इसको a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये देखिए, जो भी 2ab की टर्म मैंने बोला है, जो भी 2ab की टर्म है वो अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव प्लस का a प्लस बी होल स्क्वायर बन जाएगा, अगर इस सर्ड की टर्म निगेटिव है तो a माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा बच्चों, ठीक है। जो तो पूरी तरीके से डिपेंड है, क्योंकि ये 2ab की टर्म है, हमें पता है a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, क्लियरली इतनी बात ध्यान रखो, प्लस 2ab, ठीक है। तो ये होती है मिडिल टर्म 2ab, तो इसका साइन अगर पॉजिटिव है तो प्लस का ब्रैकेट स्क्वायर बन जाएगा, और 2ab का साइन माइनस है तो a माइनस बी का स्क्वायर बन जाएगा बच्चों। सो यहाँ पे 2ab का साइन, जो भी सर्ड की टर्म है उसका साइन पॉजिटिव है तो प्लस का होल स्क्वायर बनने वाला है, और उसमें भी हमको वो दो फैक्टर्स निकालने हैं। ये अगर 2ab है तो ab की वैल्यू बन जाएगी 2√3। अब 2√3 के कुछ दो फैक्टर इस तरीके से निकालो कि दो फैक्टर के स्क्वायर का सम 7 आना चाहिए। तो देखिए, एक फैक्टर तो हो गया, a की वैल्यू मान लो 2 ले ली और b की वैल्यू मान लो √3 ले ली, तो एक फैक्टर मिल गया हमें √3, एक फैक्टर मिल गया 2, जिनके स्क्वायर का सम 2 स्क्वायर प्लस √3 का सम 7 आएगा बच्चों। देख सकते हो आप, 2 स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर 7 आएगा, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर भी मिल गया जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ आराम से, यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा √3। आप √3 को पहले भी लिख सकते हो, 2 को बाद में भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन 2 प्लस √3 का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 7 आ गया और 2ab 4√3 आ गया, ठीक है। तो ये बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, फेमस वैरायटी है, ये बहुत बार पूछी गई है अब तक। बिल्कुल इस वैरायटी को आपको ध्यान में रखना है कि बाइनोमियल सर्ड का स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है, ठीक है, जरूर ध्यान में रखना इस चीज को।
तो स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, बाहर आते टाइम मॉड जरूर लगाइए, इस चीज को भूलिएगा मत, ठीक है, जरूर मॉड लगाना है स्क्वायर रूट के बाहर आते टाइम। अब मुझे पता है √3 भी पॉजिटिव वैल्यू है, 2 भी पॉजिटिव वैल्यू है, तो इसका एडिशन पॉजिटिव ही आने वाला है, तो मॉड को हटा दो। फिर अगर निगेटिव वैल्यू आ रही है तो उसको पॉजिटिव करके फिर बाहर लेके आओ, ठीक है। तो ये हो गई बच्चों x की वैल्यू 2 + √3। अब मैं निकालूंगा 1/x, 1/x आएगा बच्चों 1/2 + √3। अगर इसका रैशनलाइजेशन करते हैं हम तो ये बन जाएगा 2 - √3 अपॉन, इसको सीधे डायरेक्टली कर देता हूं, √3 को 2 + √3 को मैंने थोड़ा रिवर्स लिख दिया, √3 + 2 लिख दिया। अब मैं रैशनलाइजेशन करूंगा √3 - 2, √3 - 2, तो ये बन जाएगा √3 - 2 अपॉन 3 - 4 बन रहा है ना, ये तो थोड़ा, ठीक है, 3 - 4। एक काम करते तो नीचे में -1 आ रहा है तो मैं सेम नंबर से ही रैशनलाइजेशन कर देता हूँ, 2 + √3, 2 - √3, तो ऊपर में भी 2 - √3 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ऊपर में बना 2 - √3, a + b, a - b, a स्क्वायर - b स्क्वायर, a + b इंटू a - b होगा तो a स्क्वायर - b स्क्वायर, ये ब्रैकेट, तो 2 का स्क्वायर 4, √3 का 3, तो नीचे में बन जाएगा 1, तो ये बन गया 1/x, ये बन गया 1/x, तो x मिल गया, 1/x मिल गया। हमको पूछा है x + 1/x, तो ये बन जाएगा 2 + √3 प्लस 2 - √3, तो √3 कट गया, 2 + 3 बन जाएगा 4, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब जाके मैंने x की वैल्यू चेंज भी नहीं की और उसका एडिशन रैशनल नंबर भी आ गया, तो इस तरीके से कुछ हमको यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा। अब सीधे से 1/x करोगे तो 1/x, x की वैल्यू दे रखी है स्क्वायर रूट के अंदर में, उसका रेसिप्रोकल करके ऐड करोगे तो आंसर इरेशनली आने वाला है, स्क्वायर रूट के अंदर ही आने वाला है। तो आपको अगर रैशनल आंसर निकालना है तो आपको x को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सिंप्लीफाई करना है यानी कि स्क्वायर रूट की वैल्यू निकालनी है कि इस बाइनोमियल सर्ड के स्क्वायर रूट की वैल्यू आती है 2 + √3। जैसे ही हमने इस बाइनोमियल सर्ड की स्क्वायर रूट की वैल्यू निकाल दी, उसके बाद में 1/x निकाल दिया, दोनों को ऐड कर दिया तो 4 बन गया बच्चों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 टेल इन 4th rows ऑफ ए कॉइन इज, ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 टेल इन 4th rows, यानी कि टोटल कितने टाइम्स हमको कॉइन को टॉस करना है, 4 टाइम्स, ठीक है। तो ध्यान रखना बच्चों, जब भी हम कॉइन को टॉस करते हैं, ठीक है, सिंगल टाइम टॉस किया तो हेड और टेल आंसर आ जाएगा, ठीक है। फर्स्ट टाइम, ठीक है, फर्स्ट टाइम, फर्स्ट लिख देता हूं मैं सिर्फ, हाँ, फर्स्ट अटेम्प्ट में कॉइन टॉस कर दिया तो आउटकम 2 ही आएंगे, हेड और टेल, ठीक है। बाद में सेकेंड टाइम में अगर हम फिर से एक बार कॉइन टॉस करेंगे तो फर्स्ट टाइम में हेड आया तो सेकेंड टाइम में हेड या फिर टेल कुछ भी आ सकता है। फर्स्ट टाइम में हमने कॉइन टॉस किया, मान लो हेड आ गया, और फिर से एक बार हम सेकेंड टाइम में कॉइन टॉस कर रहे हैं तो बाद में कुछ भी आ सकता है, हेड और टेल, विच इज इंडिपेंडेंट। सेकेंड टाइम में क्या आने वाला है ये फर्स्ट टाइम पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। तो ये एक दूसरे में इंडिपेंडेंट है, तो पहले में हेड आ गया तो दूसरे में हेड या टेल आएगा, और पहले में टेल आ गया तो भी दूसरे में हेड या फिर टेल आएगा बच्चों, ठीक है। तो यानी कि मुझे ये बताना है कि हमने जब सेकेंड टाइम में, ठीक है, हमने जब सेकेंड टाइम में कॉइन को टॉस किया सेकेंड टाइम में, तो टोटल आउटकम्स कितने हो गए। फर्स्ट टाइम में टॉस करने पे हमारे सैंपल स्पेस, हमारा n(s) बन जाएगा 2 ओनली, ठीक है, 2। लेकिन सेकेंड टाइम में टॉस करने के बाद हमारा n(s) बन जाएगा बच्चों 4। क्यों 4 कैसे बन जाएगा बच्चों, ये देखिए, ये पहला आउटकम HH, ये दूसरा आउटकम HT, ये तीसरा आउटकम TH, और ये चौथा आउटकम TT। होप सो आपको समझ में आया होगा कि ये 4 आउटकम्स कैसे बन रहे हैं 2 कॉइन टॉस करने पे। अब एक लास्ट हम देखेंगे कि 3 कॉइन टॉस करने पे क्या होता है, 3 कॉइन टॉस करने पे। तो ये दूसरा, अब मैं थर्ड अटेम्प्ट यहां पे कर रहा हूं। फर्स्ट में हेड आ गया, सेकंड में टेल आ गया, थर्ड में क्या आ सकता है, थर्ड में कुछ भी आ सकता है, हेड या फिर टेल। तो हर एक के पीछे आप हेड या टेल लगाते हुए चलिए, आपको आंसर मिलते जाएंगे। तो हेड या फिर टेल, फिर से हेड या फिर टेल, फिर से हेड या फिर टेल, फिर से हेड या फिर टेल। थर्ड टाइम में टॉस करोगे तो कुछ भी आ सकता है, हेड टेल कुछ भी आ सकता है। तो हमारे अब कितने आइटम टोटल हमारे कितने यहाँ पे सैंपल पॉइंट्स हो जाएंगे, यहाँ पे टोटल कितने सैंपल पॉइंट है हमें यहाँ पर हो जाएंगे जब हम थर्ड टाइम टॉस करेंगे, थर्ड टाइम। तो थर्ड टाइम टॉस करने पे टोटल आउटकम्स कितने हो रहे हैं बच्चे, देखिए ये बनेगा पहला एच 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 एच, ये सेकेंड वाला एच एच टी एच एच टी, 2 हो गए, एच के साथ 2 फिनिश हो गए।
अब एच टी एच, एच टी एच, ये एच टी एच, अब एच टी टी, एच टी टी। अब एच के बेस में, एच के नीचे हमने एच के साथ भी आउटकम ले लिए, टी के साथ भी ले लिए, अब बचा क्या, अब टी के साथ लेना पड़ेगा। तो टी एच एच, टी एच एच, टी एच एच, अब टी एच टी, टी एच टी, टी एच टी। अब एच के साथ खत्म हो गए तो टी के साथ टी, सो टी टी एच, टी टी एच और टी टी टी, टी टी टी। कितने आउटकम बन गए बच्चों, 4 और 4 4 और 4 8 बन गए आउटकम्स। कितने आउटकम्स बन गए, 8। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे फर्स्ट कॉइन टॉस करने पे 2 टू द पावर 1 आउटकम्स, सेकेंड कॉइन टॉस करने पे 2 टू द पावर 2 आउटकम्स, थर्ड कॉइन टॉस करने पे 2 टू द पावर 3 आउटकम्स। इसी तरीके से कॉइन टॉस्ड n टाइम्स, कॉइन टॉस्ड n टाइम्स अगर कॉइन टॉस करोगे तो 2 टू द पावर n आउटकम्स आएंगे, 2 टू द पावर n आउटकम्स आ जाएंगे बच्चों। मैंने जानबूझ के आपको ये पूरा ट्री डायग्राम यहाँ पे लिख के दिया है ताकि आप हर एक चीज को फील कर पाए, बाद में इसको पढ़ने की जरूरत ना पड़े, इसलिए पूरा कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे ट्री डायग्राम में आपके सामने दे दिया है। तो ये सर 2 के पावर में क्यों बढ़ रहा है, ठीक है, 2 के पावर में। तो आप यहाँ पे 11th का एक चैप्टर अगर आपने पढ़ा होगा तो उसमें आपने देखा होगा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, तो वहां उसका यूज भी आप यहाँ पे कर सकते हो। देखिए आप ऐसे बोल सकते हैं कि मान लो हमने 3 कॉइन टॉस कर लिए, सो 3 कॉइन अगर टॉस कर लिए तो जरूर हम यहाँ पे 3 कॉइन अगर हमने टॉस कर लिए तो 3 प्लेसेस बना लो। अब फर्स्ट आउटकम आने के लिए टोटल कितने आउटकम्स, 2। फर्स्ट कॉइन टॉस करने पे टोटल आउटकम्स कितने आएंगे, 2। तो यहां पे हमको प्लेसेस, ठीक है, यहां पे हमको चॉइसेस फिलअप करनी है कि कितने आउटकम्स आ सकते हैं। सो फर्स्ट कॉइन टॉस करने पे 2 आउटकम्स, सेकेंड कॉइन करने पे भी 2 आउटकम्स, थर्ड कॉइन टॉस करने पे इधर हेड और टेल, फिर से 2 आउटकम्स। कोई भी एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करता है कि फर्स्ट में हेड आया तो सेकंड में टेल ही आएगा, तो ऐसा कुछ डिपेंड नहीं कर रहा है। तो सब एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, तो कुछ भी आ सकता है, यानी कि टोटल आउटकम्स हो गए 2। तो मुझे तीनों के तीनों कॉइन टॉस करनी है, पहला वाला भी, दूसरा भी और तीसरा भी। जब इन सब के बीच में आपको एंड का फीलिंग आएगा, और का फीलिंग आएगा कि मुझे तीनों को भी टॉस करना है, फर्स्ट एंड सेकेंड एंड थर्ड तीनों को भी टॉस करना है, तो इंटू कर दो बच्चों, अंदर में इंटू कर दो, मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन। तो यहां पे आ जाएंगे टोटल आउटकम्स आ जाएंगे बच्चों 8, जैसे कि मैंने यहां पे बताया 3 कॉइन टॉस करने पे 8 आउटकम्स। ठीक है, तो इस प्रिंसिपल से आप जल्दी आंसर निकाल सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको 11th का चैप्टर परमुटेशन कॉम्बिनेशन अच्छी तरीके से पढ़ना पड़ेगा। इसी तरीके से आप 4 कॉइन टॉस करने पे कितने आउटकम्स आएंगे, 4 कॉइन टॉस करने पे फर्स्ट कॉइन टॉस करने पे 2 आउटकम्स, सेकंड पे 2 आउटकम्स, सब एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। लेकिन मुझे चारों के चारों टॉस करने हैं, तो सबके अंदर में चारों, इसको भी टॉस करना है, फर्स्ट सेकंड कॉइन को भी टॉस करना है, थर्ड को भी, फोर्थ को भी, सबको टॉस करना है। तो अंदर में आएगा ये एंड ये, फर्स्ट सेकंड और थर्ड फोर्थ तक टॉस करना है। तो इसका मतलब हम इन सबके अंदर हमें मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल यूज करना पड़ेगा। तो सबका इंटू कर दिया तो 2 का पावर 4, तो हो जाएंगे बच्चों 16 आउटकम्स। अब 2 टू द पावर n आउटकम्स कैसे आ गए, मान लो आपने n टाइम्स टॉस किया, कितने टाइम्स टॉस किया, n टाइम्स कॉइन को टॉस किया, तो हर एक टाइम 2 2 2 2 आ रहा है। तो इन 2 का मल्टीप्लाई कर दिया आपने कितने टाइम्स, n टाइम्स, तो 2 का मल्टीप्लाई n टाइम्स, यानी कि 2 टू द पावर n बच जाएगा, क्योंकि 1 + 1 + 1 पावर की एडिशन हो जाएगी। तो 1 की एडिशन n टाइम्स करेंगे तो पावर में कितना आएगा, n ही तो आएगा। तो n कॉइन टॉस करने पे टोटल आउटकम्स हो जाएंगे 2 टू द पावर n। ठीक है, लेकिन इस फिगर को जरूर याद रखना, ये आपके इवेंट में काम आ सकता है, बिल्कुल आएगा। तो दोनों तरीके से मैंने आपको समझा दिया। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे, 4th रोज। तो टोटल आउटकम्स बन जाएंगे बच्चों, टोटल आउटकम्स इज इक्वल टू 2 टू द पावर 4, 4 टाइम्स टॉस किया तो आउटकम्स 2 टू द पावर 4, 7 टाइम्स किया 2 टू द पावर 7, 5 टाइम्स किया तो टोटल आउटकम्स 2 टू द पावर 5। लेकिन जल्दबाजी में 2 4 8 मत कर देना, ठीक है। बच्चा लिख तो लेता है टोटल आउटकम्स 2 टू द पावर 4, लेकिन इजी जल्दबाजी में सॉल्व करते टाइम 2 4 8 भी कर सकता है। तो 2 का पावर 4 16 होता है, ठीक है। तो टोटल आउटकम्स हो गए 16। हमको पूछा है गेटिंग एटलीस्ट 1 टेल, कम से कम 1 टेल आने की प्रोबेबिलिटी पूछिए। तो हमेशा ध्यान रखिए, अब यहाँ पे भी मैं एक शॉर्टकट बताऊंगा। एटलीस्ट 1 टेल बोला गया, एटलीस्ट 1 टेल, तो इसके इक्वल के लिए
मैं हमेशा के लिए आपको एक बता दूंगा कि एटलीस्ट 1 का जब क्वेश्चन आएगा, एटलीस्ट 1 का, तो इसको हमेशा करना है 1 माइनस इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए, एटलीस्ट 1 की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हमेशा आपको क्या करना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 टेल, तो 1 माइनस एटलीस्ट 1 टेल बोला है ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 टेल इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नो टेल, प्रोबेबिलिटी ऑफ नो टेल। हमेशा एटलीस्ट 1 बोला है, एटलीस्ट 1 आगे कुछ भी दे रखा हो, एटलीस्ट 1 स्क्वायर, तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हम करेंगे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नो स्क्वायर, कुछ भी रहे, एटलीस्ट 1 टेल 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नो टेल, कोई भी टेल नहीं आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो और 1 में से माइनस करो। एटलीस्ट 1 हेड निकालने की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेड, जो भी एटलीस्ट 1 बोला गया है उसके आगे नो लगा दो, नो, उसकी प्रोबेबिलिटी हमें पहले निकालनी है और 1 में से क्या करना है, माइनस करना है। तो एटलीस्ट 1 के लिए ये मेथड बहुत आसान गिरेगी बच्चों, ठीक है, बहुत आसान। तो यहां से हम आंसर निकाल लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 टेल इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नो टेल। मैं यहां पे लिख लेता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 टेल, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड, सॉरी 1 टेल इज इक्वल टू 1 माइनस, 1 से क्यों माइनस करना है, क्योंकि मुझे पता है कि कोई भी इवेंट और उस इवेंट का कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है, कोई भी इवेंट और उसका कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है। तो किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, से ये प्लस इधर होके माइनस हो जाएगा। तो एटलीस्ट 1 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो 1 में से नो, एटलीस्ट 1 का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, एटलीस्ट 1 टेल का कॉम्प्लीमेंट होता है नो टेल, कम से कम एक टेल चाहिए, उसका कॉम्प्लीमेंट क्या है कि भाई टेल लेके ही मत आओ, कम से कम एक चाहिए, मतलब 2 भी आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं, लेकिन उसका कॉम्प्लीमेंट, उसका अपोजिट क्या होगा, एटलीस्ट 1 टेल का अपोजिट मीनिंग, एटलीस्ट नॉट टेल ऐसे नहीं बोल सकते, तो हमको वहां पे बोलना पड़ेगा एटलीस्ट 1 का कॉम्प्लीमेंट होगा नो टेल, कोई भी एटलीस्ट 1 नहीं, कोई भी टेल नहीं आएगा, तो कोई भी टेल नहीं आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो और 1 में से माइनस करो, आपको एटलीस्ट 1 की प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी, ठीक है। सो 1 से माइनस करना है क्योंकि अभी मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया आपको। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो टेल, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो टेल, तो 1 माइनस हाँ टेल ना आने की प्रोबेबिलिटी, तो टेल नहीं आना, तो यानी कि कोई भी टेल नहीं चाहिए, तो चारों के चारों टेल होंगे, बस यही एक आउटकम हमको नहीं चाहिए, बाकी एक टेल आ गया तो हमको नहीं चलेगा, क्योंकि हमको टेल चाहिए नहीं, एक बार भी टेल नहीं चाहिए हमको, नो टेल, ठीक है। तो टेल एक बार भी नहीं चाहिए, नो टेल का मीनिंग नो, नॉट ए सिंगल टेल, नॉट ए सिंगल, एक भी नहीं चाहिए, 2 भी नहीं चाहिए, टेल आना ही नहीं चाहिए। हमारे जो 4 आउटकम्स आने वाले हैं 4 कॉइन टॉस करने पे, उसमें से कोई भी टेल नहीं होना चाहिए, यानी कि एक ही पॉसिबल आउटकम हो सकता है, वो कि चारों के चारों क्या हो जाएंगे, चारों के चारों क्या हो जाएंगे, हेड होने जाएंगे, चारों के चारों क्या हो जाएंगे, हेड, क्योंकि चारों के चारों हेड आ जाएंगे, तभी तो क्या बनेगा, तभी बनेगा नो टेल, तभी बनेगा नो टेल, क्योंकि इसमें एक भी टेल नहीं आ रहा है, बाकी कोई भी अगर आप आउटकम निकालोगे तो उसमें एटलीस्ट 1 तो जरूर आएगा। तो 1/16, तो ये बन जाएगा बच्चों 15/16, तो कम से कम 1 टेल आने की प्रोबेबिलिटी बन जाएगी 15/16, 1 टेल आने की प्रोबेबिलिटी 15/16 क्रॉस मल्टीप्लाई करके, लेकिन 1 टेल आने की प्रोबेबिलिटी बन जाएगी सिर्फ नो टेल आने की प्रोबेबिलिटी, टेल आना ही नहीं चाहिए ना, नॉट अ सिंगल टाइम, डबल, थ्राइस, कितने भी टाइम टेल आना ही नहीं चाहिए, तो एक ही आउटकम है, टेल ना आने का एक ही आउटकम है, चारों के चारों हेड होने चाहिए 1/16, तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 15/16। तो ये हो गया मेथड जो हम डायरेक्टली अप्लाई करके आंसर निकालेंगे, या फिर आप चिल्लर वगैरह आप गिन सकते हो। चिल्लर किस तरीके से आप बोल सकते हो कि एटलीस्ट 1 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, मैं आप और मेथड बता रहा हूं, और ठीक है, या आप निकाल लो कि एटलीस्ट 1 टेल का मतलब होता है कम से कम एक टेल चलेगा, 2 टेल भी चलेंगे, 3 टेल भी चलेंगे, 4 टेल भी चलेंगे, तो एक टेल कितने होंगे ये निकाल लो आप, तो एक टेल चलेगा बचे 3, 2 टेल भी चलेंगे बचे 2 आउटकम्स, 3 टेल भी चलेंगे बचा 1 आउटकम, और 4 टेल भी चल जाएंगे, ये इसको बोला जाता है एटलीस्ट 1 टेल, ठीक है, क्योंकि हमको सिर्फ एच नहीं चाहिए, 4 टाइम्स एच आने वाला आउटकम नहीं चाहिए, तो हमको ये चाहिए, तो ये कितने आउटकम्स हो सकते हैं,
तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसके अलग अलग आउटकम्स आपको निकालने पड़ेंगे कि टेल 1 टाइम आएगा 2 टू द पावर 4 में, 2 टू द पावर टोटल सैंपल आउटकम्स, टोटल आउटकम में, टोटल 16 आउटकम में टी एक ही टाइम आएगा। इस तरीके से कितने आउटकम्स यहाँ पे कंटेन करते हैं, तो इसको निकालने के लिए टी की कितनी पोजीशन हो सकती है, 1 2 3 4, टी चारों में से एक जगह पे होगा क्योंकि बाकी 3 जगहों पे तो हेड आएगा तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसकी चार पॉसिबिलिटी हो जाएगी। इसकी कितनी पॉसिबिलिटी हो जाएगी बच्चों, इसकी पॉसिबिलिटी हो जाएगी 6, इसकी पॉसिबिलिटी हो जाएगी 6 क्योंकि यहाँ दोनों जगहों पे एच आएगा और इसको हम शिफ्ट करेंगे, तो इसके कितने डिफरेंट अरेंजमेंट आपको मिल सकते हैं। तो टी टी यहाँ पे एच, अब इसको अरेंज करके देखो, इनको एक दूसरे में अगर अरेंजमेंट करोगे तो डिफरेंट 6 अरेंजमेंट आपको मिलेंगे। फिर यहाँ पे टी 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 यहाँ पे एच आएगा, तो इसके कितने अरेंजमेंट मिलेंगे बच्चों, इनके मिलेंगे 4 अरेंजमेंट। फिर से एक बार कितने अरेंजमेंट मिलेंगे, 4, क्योंकि एच एक तो यहाँ एंडिंग में आएगा या थर्ड पोजीशन में या सेकंड में या फिर 1 में, तो इसके 4 अरेंजमेंट और इसका एक ही। तो देखिए बच्चों 4 + 6 10, 10 + 4 14, 14 + 1 15, तो ये हो गए एटलीस्ट 1 आने की पॉसिबिलिटीज हो गए, एटलीस्ट 1 टेल आने की पॉसिबिलिटी, एटलीस्ट 1 टेल आने की पॉसिबिलिटी। या तो ये आ सकता है एक बार टेल या फिर 2 बार या फिर 3 या फिर 4, तो इनमें से कोई भी टेल आउटकम आ सकता है क्योंकि ये सारे एटलीस्ट 1 टेल की कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो टोटल 15 आउटकम्स, तो 16 में से 15 आउटकम्स हो गए एटलीस्ट 1 टेल आने की प्रोबेबिलिटी, जो कि यहां से हमने निकाल ली। दोनों आंसर सेम आ रहे, लेकिन इसको बोला जाता है चिल्लर गिनना। ठीक है, चिल्लर यानी कि हम एक एक को गिनते हुए आंसर निकाल रहे, और ये होता है डायरेक्टली आंसर निकालना। तो जरूर आप इस मेथड को प्रीफर कीजिए, आपका टाइम बच जाएगा। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे एटलीस्ट 1 के लिए मैंने ट्रिक बताई है। एटलीस्ट 1 के आगे जो भी आए उसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए 1 माइनस नो, 1 के आगे जो है उसको प्रोबेबिलिटी ऑफ नो के आगे लिख दीजिए और उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, उसको 1 में से माइनस करेंगे तो एटलीस्ट 1 की प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। ठीक है, फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार आता है, एटलीस्ट 1 एटमोस्ट 1 में कंफ्यूज कर देता है, तो जरूर ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को। आगे बढ़ते हैं, द इफ सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, कुछ इक्वेशन दे रखा है, x² माइनस 8x, सॉरी पॉलिनोमियल दे रखा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और हमको बोला है कि इनके जीरोस के स्क्वायर्स का सम 40 है, तो k की वैल्यू निकालो। तो मान लेते हैं इसके जीरोस है अल्फा और बीटा। ठीक है, अल्फा और बीटा इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस है, यानी कि अल्फा डालने पे, ठीक है, यहाँ के अल्फा और बीटा की वैल्यू इस पॉलिनोमियल पे डालने पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आती है। ठीक है, तो इसी को जीरोस बोला जाता है। तो हमको बोला है इन जीरोस के सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ दिस जीरोस, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ दिस जीरोस इज 40, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो कोएफिशिएंट पे कंडीशन देखिए, कोएफिशिएंट के बारे में पूछ रहा है, तो जो भी कंडीशन दे रखी है, जो भी जीरोस के ऊपर कंडीशन दे रखी है, और इस जीरोस के ऊपर की कंडीशन देते हुए वो हमें कोएफिशिएंट की वैल्यू पूछ रहा है। तो वो यही करते हैं पॉलिनोमियल में कि कोएफिशिएंट की वैल्यू पता हो तो जीरोस के बारे में बताएंगे, या फिर कोएफिशिएंट की इंफॉर्मेशन देंगे, उनके जीरोस के बारे में क्वेश्चन पूछेंगे, या फिर जीरोस के बारे में क्वेश्चन पूछेंगे और जीरोस के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे और उनके कोएफिशिएंट के बारे में पूछेंगे। जैसे कि इस क्वेश्चन में क्या है, हमको जीरोस के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दी है और कोएफिशिएंट के बारे में पूछा है, तो जो भी जीरोस के ऊपर कंडीशन दे रखी है, जो भी गिवन के ऊपर हमको इंफॉर्मेशन दे रखी है, वो इंफॉर्मेशन हम यूज कर लेते हैं। गिवन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, जो भी जीरोस है उनके स्क्वायर का सम दे रखा है 40, तो हमको k की वैल्यू निकालनी है। तो पहले तो यहां से हम सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल लेते हैं। तो सम ऑफ रूट आएगा बच्चों अल्फा प्लस बीटा आएगा, यहां से कितना 8, और अल्फा इंटू बीटा आएगा k, अल्फा प्लस बीटा माइनस b बाई 8, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा c बाई k बाई 1 k। ठीक है, तो यहां पे बन जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 40। तो यहां पे बनेगा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 40, तो अल्फा प्लस बीटा बन जाएगा बच्चों 8 का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू k इज इक्वल टू 40, तो यहां पे बन जाएगा 2k इज इक्वल टू 40 माइनस 64, 8 का स्क्वायर बन जाएगा बच्चों 64। तो इस साइड में चले जाने पे ये बनेगा माइनस 2k इज इक्वल टू माइनस 24, तो k की वैल्यू आ गई बच्चों 12, k की वैल्यू आ गई 12। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी, ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं। विच टर्म ऑफ द एपी इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म, ये कुछ एपी दे रखी है और इसी एपी से आगे बढ़ते हुए फर्स्ट नेगेटिव टर्म
कौन सी आती है, ठीक है। फर्स्ट नेगेटिव टर्म पूछा है, टर्म नहीं, यहाँ पे ऑप्शन में तो 7th 9th 6th दे रखा है, मतलब फर्स्ट नेगेटिव टर्म कौन से नंबर पे आती है। फर्स्ट नेगेटिव टर्म जो भी आ रही हो, फर्स्ट नेगेटिव टर्म -1 हो या फिर -2 हो, -5 हो, वो नेगेटिव टर्म कौन से नंबर पे आती है, वो नंबर हमको पूछा गया। तो चलिए तो एज्यूम करते हैं, लेट द फर्स्ट नेगेटिव टर्म बी, लेट द फर्स्ट नेगेटिव टर्म बी आर ले लो या फिर n ले लो, ठीक है, कोई भी ले लो। फर्स्ट नेगेटिव टर्म इस एपी में आरएथ टर्म पे फर्स्ट नेगेटिव टर्म आएगी, ऐसा बोल सकते हो, लेकिन फर्स्ट नेगेटिव टर्म भी टीआर ऐसे लिख लेंगे। फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगी वो होगी टीआर। तो आरएथ टर्म पे, आरएथ नंबर पे फर्स्ट नेगेटिव टर्म आ रही है, मैंने ये एज्यूम कर लिया, फर्स्ट नेगेटिव टर्म भी टीआर। सो यानी कि दैट इज, इसी को मैं, जो भी मैंने एज्यूम किया, इसी को मैं मैथमेटिकल के फॉर्म में लिख लेता हूं। टीआर लेस देन 0, नेगेटिव यानी कि लेस देन 0, तो टीआर फर्स्ट नेगेटिव टर्म है यानी कि नेगेटिव है, तो लेस देन 0। तो a प्लस r माइनस 1 इंटू डी लेस देन 0, ठीक है। तो मैंने फॉर्मूला लिख लिया, जनरल टर्म ऑफ एपी का फॉर्मूला लिख लिया। इसमें अब हम फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस को पुट करेंगे, 20 प्लस r माइनस 1, कॉमन डिफरेंस है -3 लेस देन 0, ठीक है। जैसे ही मैंने यहाँ पे लिख लिया r माइनस 1 -3, अब मुझे इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करना है और r की वैल्यू निकालनी है। तो +20 इस साइड में चला गया, -20 इक्वल टू में प्लस माइनस को हम शिफ्ट कर सकते हैं, साइन बदल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अब यहाँ पे एक बात आपको जरूर ध्यान रखनी है, जैसे ही मैं, ठीक है, यहाँ पे मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, a इज ग्रेटर देन b। जैसे ही मैं दोनों साइड में, इनइक्वालिटी के दोनों साइड में निगेटिव नंबर से मैं मल्टीप्लाई कर दूं, -2 से मैंने दोनों साइड पे मल्टीप्लाई किया, जैसे ही मैं निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या फिर निगेटिव नंबर से डिवाइड करूं, तो ये साइन रिवर्स हो जाएगा बच्चों। साइन क्या हो जाएगा? रिवर्स। इस चीज को आपको ध्यान रखना है हमेशा कि मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड करते टाइम ही इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो सकता है। अगर आप पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हो तो ओरिजिनल पहले वाला साइन एज इट इज रहेगा। मान लो a लेस देन x लेस देन y है, x लेस देन y है। अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो नो साइन चेंज, पहले जो है वही रहेगा। लेकिन -2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो साइन चेंज हो जाएगा। बस इतनी सी बात है। इनइक्वालिटी सॉल्व करते टाइम बस इसी चीज का आपको ध्यान रखना है। इसी चीज को ऑल्टरनेट वे में ऐसे भी बोला जाता है। मान लो 3x है और इस साइड में 9 है, जैसे ही मैं -3 को दूसरे साइड में डिवाइड में लेके जाऊंगा, ये मल्टीप्लाई में इस साइड में डिवाइड में चला जाएगा। लेकिन आपने डिवाइड में निगेटिव नंबर डाला है, डिवाइड आप किससे डिवाइड कर रहे हो? -3 से डिवाइड कर रहे हो। तो अगर आप निगेटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हो तो ये साइन चेंज हो जाएगा। इसका मीनिंग ये भी होता है, ठीक है। इसका ही मीनिंग, इसका ही ऑल्टरनेट वे ये भी है कि आप अगर शिफ्ट कर रहे हो दूसरे साइड में किसी कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड में, अगर वो कोएफिशिएंट निगेटिव है तो साइन रिवर्स हो जाएगा, या फिर पॉजिटिव है तो साइन सेम रहेगा। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, ये -3 है, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट का मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे -3 दे रखा है, ये वाला है -3। जैसे ही ये इंटू में, यहाँ पे क्या इंटू में, जैसे ये राइट हैंड साइड में चला जाएगा -3, तो मैंने निगेटिव नंबर से डिवाइड किया है, तो ये जो साइन है ये साइन रिवर्स हो जाएगा बच्चों। ये साइन क्या हो जाएगा? रिवर्स। तो आगे बढ़ते हैं। r-1 ग्रेटर देन 20/3, r-1 ग्रेटर देन 20/3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन साइन रिवर्स हो गया। -1 को भी इस साइड लेके चले गए तो ये बन जाएगा +1। r इज ग्रेटर देन 23/3, ठीक है। तो ये बन जाएगा r इज ग्रेटर देन 7.6 समथिंग, ठीक है। r की वैल्यू 7.6 से आनी चाहिए। और दूसरी बात, r जो है वो टर्म है, वो नंबर ऑफ टर्म है, और नंबर ऑफ टर्म हमेशा नेचुरल नंबर होता है बच्चों। हमेशा क्या होता है? नेचुरल नंबर। तो नंबर ऑफ टर्म 7.6 से बड़ा होना चाहिए। और हमको इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने का फायदा यही तो हुआ कि हमको पता चला कि इस फर्स्ट निगेटिव टर्म आने के लिए, इस निगेटिव टर्म को आने के लिए, निगेटिव टर्म आने के लिए, कौन सी भी निगेटिव टर्म आने के लिए r की वैल्यू 7.6 से बड़ी लेनी पड़ेगी, या फिर 23/3 से बड़ी लेनी पड़ेगी आपको। तो पहले तो मुझे ये पता चला कि r की वैल्यू 7.6 से बड़ी लेनी पड़ेगी। और दूसरी पॉइंट, फर्स्ट नेगेटिव टर्म चाहिए। हमको क्या चाहिए? फर्स्ट नेगेटिव टर्म। अगर फर्स्ट नेगेटिव टर्म चाहिए तो इस गिवन इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करने वाला, इस r की वैल्यू को सेटिस्फाई करने वाला फर्स्ट नेचुरल नंबर कौन सा है? ये देखिए, इसको सेटिस्फाई करने वाला फर्स्ट नेचुरल नंबर। तो 7.6 से बड़ा और नेचुरल नंबर कौन सा होगा? दैट इज r = 8 बच्चों, r = 8। तो 8th नंबर पे फर्स्ट नेगेटिव नंबर आ जाएगा। 8th नंबर पे इस एपी का 8th टर्म पे फर्स्ट नेगेटिव नंबर आ जाएगा। वो नेगेटिव नंबर कौन सा होगा बोलेंगे, पूछेंगे तो हम निकालेंगे T8।
हम निकालेंगे बच्चों T8 कि फर्स्ट नेगेटिव 8th टर्म कौन सी होगी। अब आएगी फर्स्ट नेगेटिव टर्म 8 नंबर पे, लेकिन वो 8th टर्म, वो फर्स्ट नेगेटिव टर्म कौन सी होगी पूछेंगे तो हम T8 निकाल लेंगे। लेकिन हमको यहाँ पे सिर्फ R की वैल्यू पूछी थी, नंबर पूछा था तो नंबर तो निकाल लिया, लेकिन अगर वो टर्म भी कौन सी आएगी ये भी पूछेंगे तब भी हम आंसर निकाल सकते हैं। T8 की वैल्यू निकाल लो, T8 की वैल्यू आ जाएगी 20 + 7 × -3, तो फर्स्ट नेगेटिव टर्म आ जाएगी बच्चों -1। फर्स्ट नेगेटिव टर्म आ जाएगी इस ईपी में, फर्स्ट नेगेटिव टर्म आ जाएगी -1। तो फर्स्ट टर्म तो T8 है तो 7 बनेगा और कॉमन डिफरेंस -3, तो ये बन जाएगा -1। तो फर्स्ट नेगेटिव टर्म -1 और वो कौन से नंबर पे आएगी, 8th टर्म पे आएगी। तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया। हमने सिर्फ क्या किया इस क्वेश्चन में कि दिए गए कंडीशन को हमने इनइक्वालिटी में कन्वर्ट किया और उसको आगे फर्दर सॉल्व किया। तो हमको आर्क पे ऊपर एक कंडीशन मिल गई, वही कंडीशन सेटिस्फाई करने वाला नेचुरल नंबर हमने ढूंढ निकाला। ठीक है, चलते आगे। नेक्स्ट वन, हाँ ये आ गया सिमिलरिटी का क्वेश्चन। तो इसमें सीधी सी बात तो इतनी ही लगेगी, सीधा डायरेक्ट रिजल्ट लगने वाला है यहाँ पे बच्चों। वो रिजल्ट कुछ इस तरीके से होगा कि ट्रायंगल एबीसी दे रखा है डीईएफ को सिमिलर, ट्रायंगल एबीसी डीईएफ को सिमिलर दे रखा है, 1-to-1 करस्पॉन्डेंस भी हमको दे रखा है। ठीक है, तो हमको दे रखा है कि AB 9.1 और आगे पेरीमीटर के बारे में बोला है। उसने किसके बारे में बोला है, पेरीमीटर के बारे में। तो यहाँ पे तो आपको सीधे से रिजल्ट पता होना चाहिए, रिजल्ट पता होना चाहिए इसका। तो रिजल्ट क्या होगा बच्चों कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है, इफ टू ट्रायंगल सिमिलर, ठीक है, इफ ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DEF, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर दे रखे, ठीक है, तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो तो सेम ही होगा, ये तो पता ही है। सिमिलर होने का मतलब वही तो होता है कि करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम हो जाएगा। AB/D, BC/EF और AC/DF, इन तीनों का रेशियो सेम हो जाएगा। लेकिन आपको ये भी रिजल्ट आपको याद रखना पड़ेगा कि 3 करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम तो आता ही है, साथ में इन तीनों करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इन दो ट्रायंगल के पेरीमीटर के रेशियो के इक्वल भी होता है। इन कौन सा भी एक करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो ले लो, इस साइड का, इस करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो और इन दो ट्रायंगल के पेरीमीटर का रेशियो सेम आएगा। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल DEF, ये रिजल्ट है बच्चों, ये रिजल्ट है। अब कोई बोलेगा अगर इसको प्रूव करो तो आराम से प्रूव कर सकते हैं। देखिए आप, मान लो किसी ने बोला A/B = C/D, ये इसका प्रूफ दे रहा हूं मैं कि ये साइड का रेशियो पेरीमीटर के रेशियो के इक्वल में क्यों आता है। तो A/B = C/D दे रखा है, तो आप उसको बोलो कि A/B C/D अगर इक्वल है तो इनके करस्पॉन्डिंग न्यूमरेटर का सम और करस्पॉन्डिंग डिनोमिनेटर का सम, इनका रेशियो, दो रेशियो अगर इक्वल है तो दो रेशियो के न्यूमरेटर का सम और दो रेशियो के डिनोमिनेटर का सम, इनके कोरस्पॉन्डिंग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सम का रेशियो ये ओरिजिनल रेशियो के इक्वल में आता है, ये ओरिजिनल रेशियो के इक्वल में आता है। तो उसी तरीके से यहाँ पे हमें ये दे रखा है कि AB/DE इक्वल टू BC/EF, AC/DF, ये तीन रेशियो तो हमको पहले से इक्वल में दे रखे। तो इनका रेशियो, इनमें से किसी भी एक करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल में आएगा इनके करस्पॉन्डिंग न्यूमरेटर का सम और करस्पॉन्डिंग डिनोमिनेटर का सम, इनके रेशियो के इक्वल में आएगा। तो न्यूमरेटर का सम हो जाएगा AB + BC + AC और डिनोमिनेटर का सम हो जाएगा DE + EF + DF। ठीक है, तो करस्पॉन्डिंग न्यूमरेटर और करस्पॉन्डिंग डिनोमिनेटर इनका जो भी, ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इनका जो भी सम आएगा, इन सम का रेशियो इस ओरिजिनल रेशियो के इक्वल में होगा। तीनों में से किसी भी एक रेशियो के इक्वल में आएगा पेरीमीटर का रेशियो। तो ये होगा इसका प्रूफ, ये तीनों का सम यानी कि पेरीमीटर ऑफ ABC, इन तीनों का सम यानी कि पेरीमीटर ऑफ DF। तो इसी रिजल्ट को यूज करके हम यहाँ पे आंसर निकालने वाले। चलिए तो देखते हैं एक बार। हमको दे रखा है AB, तो AB है यहाँ पे 9.1, DE 6.5, DE भी दे रखा है 6.5। बाद में पेरीमीटर ऑफ DF दे रखा है, यानी कि ये दे रखा है इसका पेरीमीटर, यानी कि डिनोमिनेटर का पेरीमीटर दे रखा है DF, और ऊपर में बचेगा पेरीमीटर ऑफ ABC, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC। ओके, तो ABC का पेरीमीटर तो 13 7 जा 13 5 जा, ठीक है, पॉइंट है तो दोनों पॉइंट एक डिजिट से राइट में शिफ्ट कर दिया, तो पॉइंट हट जाएंगे, तो 13 से हो जा 13 5 जा 5 5 जा, तो पेरीमीटर बन जाएगा बच्चों 35, पेरीमीटर बन जाएगा 35 सेंटीमीटर। 5 रह गया तो 7 5 जा
35, सो एबीसी का पेरीमीटर बन जाएगा 35 सेंटीमीटर। अगर ये रिजल्ट आपको पता है तो आप डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हो, डायरेक्टली विद इन मिनट के अंदर। लेकिन ये रिजल्ट पता होना चाहिए, इसका प्रूफ भी पता होगा तो और बेहतर बात है। रेशियो की प्रॉपर्टी यूज की कि इनके करस्पॉन्डिंग सम का और करस्पॉन्डिंग डिनोमिनेटर का सम, न्यूमरेटर का सम और डिनोमिनेटर का सम, इनका जो भी रेशियो आएगा, सम का रेशियो, वो ओरिजिनल रेशियो के इक्वल में होगा। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी का यूज करके हमने प्रूव कर दिया कि साइड्स का रेशियो उन दो ट्रायंगल्स के साइड का रेशियो उन दो ट्रायंगल के पेरीमीटर के रेशियो के इक्वल में होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इफ द सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल फाउंड बाय द पॉइंट्स, ओके, एक ट्रायंगल दे रखा है, उसके पॉइंट है ए कॉमा बी, बी कॉमा सी और सी कॉमा ए। एक ट्रायंगल है, उसके तीनों के तीनों वर्टाइसेस दे रखे हैं और उसका सेंट्रोइड, इस ट्रायंगल का जो भी सेंट्रोइड है वो सेंट्रोइड दे रखा है ओरिजिन, सेंट्रोइड दे रखा है ओरिजिन, और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट हमें पता होते हैं, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट होते हैं 0,0, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट होते हैं 0,0। तो हमको सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट दे रखे, सॉरी हाँ यस, सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट हमें दे रखे हैं और हमको कुछ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू पूछिए। तो सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं ना, तो सेंट्रोइड का फॉर्मूला लगा लो पहले तो। ठीक है, सेंट्रोइड का फॉर्मूला, तो सेंट्रोइड का फॉर्मूला क्या होगा कि सेंट्रोइड जी ऑफ 0,0 इक्विवेलेंट टू, ठीक है, तो सेंट्रोइड का फॉर्मूला हो जाएगा एवरेज ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट, ऐसा बोलिए आप, सुनने में इजी होगा, एवरेज ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो a प्लस बी प्लस सी बाई 3 प्लस एवरेज ऑफ y कोऑर्डिनेट a प्लस बी प्लस सी बाई 3, एवरेज नंबर ऑफ टर्म्स, सॉरी सम ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। तो कौन से टर्म का सम कर रहे हैं, x कोऑर्डिनेट का सम a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय 3, y कोऑर्डिनेट का सम यानी कि b प्लस सी प्लस a, मैंने रीअरेंज करके लिख लिया, और डिनोमिनेटर में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, तो इसी को एवरेज बोलते हैं हम। तो एवरेज, ताकि बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि डिनोमिनेटर में 2 है या फिर 3 है एग्जाम के टाइम पे, तो एवरेज के तौर पे ध्यान रखिएंगे तो ये आसान हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कॉमा आएगा, ये एक्स कोऑर्डिनेट होगा, ये सेंट्रोइड का एक्स कोऑर्डिनेट होगा और ये सेंट्रोइड का वाई कोऑर्डिनेट होगा। लेकिन हमको सेंट्रोइड के एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों हमको दे रखे हैं, तो हम एक्स कोऑर्डिनेट को एक्स कोऑर्डिनेट के साथ या फिर वाई कोऑर्डिनेट को वाई कोऑर्डिनेट के साथ अगर हम इक्वेट करेंगे तो हमको एक इक्वेशन मिल जाएगा, a प्लस बी प्लस सी बाई 3 इक्वल टू 0। एक्स कोऑर्डिनेट के इक्वल में होना चाहिए क्योंकि हमको दे रखा है हमारा फॉर्मूले के तहत। ठीक है, हमारा जो भी सेंट्रोइड का फॉर्मूला है वो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमारा सेंट्रोइड का एक्स कोऑर्डिनेट ये आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन में तो सेंट्रोइड का एक्स कोऑर्डिनेट ये 0 दे रखा है। तो हमारा आया हुआ आंसर और क्वेश्चन में दिया गया आंसर, इंफॉर्मेशन, हमारा आया हुआ आंसर इस एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रोइड और क्वेश्चन में दिया गया सेंट्रोइड का एक्स कोऑर्डिनेट दोनों भी सेम होने चाहिए। तो दोनों को सेम होने के लिए यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 होनी पड़ेगी। जैसे ही a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 हो जाएगी बच्चों, हमको पूछा गया है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, तो हमको यहाँ पे एक आइडेंटिटी की याद आनी चाहिए कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे एक एंटिटी लिख लेता हूं पहले तो, नाउ इसको इक्वेशन 1, यहाँ पे एंटिटी लिख लेता हूं, नाउ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, बहुत ही फेमस एंटिटी है ये, माइनस 3abc इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ठीक है, तो ये हमारी होती है आइडेंटिटी। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू पूछी गई है तो इस आइडेंटिटी की याद आनी ही चाहिए क्योंकि इसमें ये टर्म कंटेन करता है, जिसकी वैल्यू पूछी गई है ये टर्म इस आइडेंटिटी में कंटेन करती है, तो इस आइडेंटिटी की याद हमको आनी ही चाहिए। तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 दिया गया है और हमको a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू पूछिए, तो मैंने उसकी एंटिटी लिख दी, ये आई हुई वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो 0 इंटू ये आएगा पूरा ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो भी आएगा 0 इंटू एनीथिंग 0 हो जाएगा और लेफ्ट हैंड साइड में बचेगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। जैसे ही माइनस 3abc राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे, ये बन जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc। तो हमको पता चल गया कि अगर a प्लस बी प्लस सी है, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू अगर 0 है 0, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू किसके इक्वल में आ जाएगी, ये माइनस 3abc था राइट हैंड साइड में, ये पूरा का पूरा अगर 0 बन गया तो ये माइनस 3abc राइट में जाके प्लस 3abc बन जाएगा, यानी कि वैल्यू आ जाएगी a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू आ जाएगी 3abc के इक्वल में। ठीक है, चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं।
तो ये सिंपल आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन था, बाकी इसमें कुछ नया नहीं था। ये बहुत ही फेमस आइडेंटिटी है, बहुत बार इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, जरूर इसी आइडेंटिटी को याद रखना। और इसमें ये भी एक बात होती है कि इसका ऑल्टरनेट फॉर्मूला भी होता है एक, तो ऑल्टरनेट फॉर्मूला भी जरूर याद रखना, ABC, ठीक है, 1/2। इसी फॉर्मूले को रीअरेंज करके हम एक और फॉर्मूला बना सकते हैं इस तरीके से। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, a³ + b³ + c³ - 3abc = 1/2 in bracket a + b + c in bracket a - b bracket square plus b - c bracket square plus a - c या फिर c - a bracket square, ठीक है। तो ये भी एक फॉर्मूला होता है, a³ + b³ + c³ - 3abc का ये भी एक फॉर्मूला होता है, और a³ + b³ + c³ - 3abc का ये भी एक फॉर्मूला होता है। ये दोनों में से आपको जो भी जरूरी लगे वो फॉर्मूला आपको यूज करना आना चाहिए। इसी फॉर्मूले को रीअरेंज करके ये दूसरा वाला अल्टरनेट फॉर्मूला बनाया जाता है। हालांकि इस फॉर्मूले की खास बात यह है कि यहाँ पे सारे टर्म्स परफेक्ट स्क्वायर के टर्म्स में है, यहाँ पे इंडिविजुअल स्क्वायर है, यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर बनाए जा रहे हैं, ठीक है। तो जरूर इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो आपके जरूरत के हिसाब से आपको जो भी फॉर्मूला आपको जरूरी लगे वो फॉर्मूला आपको यूज करके आंसर निकालना आना चाहिए। तो ये दोनों फॉर्मूले काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार क्वेश्चन पूछे गए, तो जरूर इस दोनों फॉर्मूले को आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब। क्यूब का वॉल्यूम दे रखा है, क्यूब का वॉल्यूम दे रखा है, हमें क्या दे रखा है, वॉल्यूम। साइड ए है, ब्रेड्थ ए और हाइट बी है। तो क्यूब का वॉल्यूम दे रखा है 2744। तो क्यूब के वॉल्यूम का फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ क्यूब = 2744 सेंटीमीटर क्यूब। तो फॉर्मूला हो जाएगा a³ = 2744। तो a हो जाएगा √2744, ठीक है। अब इसका क्यूब रूट निकाल लो आप, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करो इस साइड में, तो आपको a की वैल्यू मिल जाएगी 14 सेंटीमीटर। a की वैल्यू मिल जाएगी 14 सेंटीमीटर, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो यहाँ पे, और यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद आपको इसकी क्यूब रूट की वैल्यू निकालने को मिल जाएगी। अंदर में जो भी प्राइम फैक्टर 3 बार आ रहा है उसको आउटसाइड में 1 बार लेके आओ, ठीक है। तो 7 3 टाइम्स आएगा, 2 3 टाइम्स आएगा, तो 3 टाइम्स 7 आएगा, तो 1 टाइम आउटसाइड में आएगा, क्यूब रूट के आउटसाइड 1 टाइम, अंदर में 2 3 टाइम्स, तो बाहर में 1 टाइम, तो ये बन जाएगा 14। जैसे ही ये 14 बन गया, हमको पूछा गया सरफेस एरिया यानी कि टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब, उसका फॉर्मूला होता है 6 × a², ठीक है। 6 × a², क्योंकि कितने फेसेस है क्यूब को, फ्रंट, बैक, लेफ्ट, राइट, बॉटम एंड अपर, ठीक है। तो 6 फेसेस, हर एक फेस स्क्वायर टाइप का है, तो एक फेस का एरिया a², तो 6 फेसेस का एरिया हो जाएगा 6a²। तो 6 × 14 का स्क्वायर 196, तो मल्टीप्लाई करेंगे 1176 कुछ आ रहा है, 1176, ऑप्शन बी मिल जाएगा बच्चों। सरफेस एरिया होता है सेंटीमीटर स्क्वायर के फॉर्म में, क्योंकि ये एरिया है। वॉल्यूम यानी कि अंदर वाला एम्प्टी स्पेस, और एरिया यानी कि एक्सटर्नल वाला। सरफेस एरिया यानी कि फ्लैट सरफेस के बारे में वो बोल रहा है, और एम्प्टी स्पेस यानी कि अंदर वाला एम्प्टी स्पेस के बारे में बोल रहा है, अंदर वाली जगह। रीजन बाउंडेड बाय ए फिगर, रीजन, उस फिगर ने कितना रीजन ऑक्यूपाई किया है, सॉलिड फिगर ने कितना रीजन ऑक्यूपाई किया है, उसको बोलते हैं वॉल्यूम। और उसके फेसेस वाला एरिया जो है उसको बोला जाता है टोटल सरफेस एरिया। सरफेस एरिया बोला जाता है उसको, फेसेस का एरिया नहीं, सरफेस एरिया। आगे बढ़ते हैं, 2 नंबर्स आर इन द रेशियो। 2 नंबर्स का रेशियो कुछ ये दे रखा है, इफ देयर HCF इज 13 देन 2 नंबर्स विल बी। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये लगेगा कि ये हमारा 6 7 का बेसिक सा फॉर्मूला, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स is equal to HCF of two numbers into LCM of that two numbers। ये सिंपल सा फॉर्मूला यहाँ पे लग जाता है, ठीक है। 2 नंबर्स का, कोई भी 2 नंबर ले लो, 2 नंबर का HCF, उसी 2 नंबर का LCM, और HCF और LCM का प्रोडक्ट, और उन्हीं 2 नंबर का प्रोडक्ट, सिर्फ नंबर का प्रोडक्ट और उन 2 नंबर के HCF और LCM का प्रोडक्ट हमेशा सेम होगा। और ध्यान रखना, ये जो फॉर्मूला है ये सिर्फ 2 नंबर में लगता है, 3 नंबर में ये फॉर्मूला नहीं लगता है। बच्चा 3 नंबर पे अगर क्वेश्चन पूछ लिए तो वहां पे बच्चा यही फॉर्मूला लगा के आ जाएगा, तो वो आंसर गलत हो जाएगा। तो आपको अगर 3 नंबर के बारे में पूछा गया है तो वहां पे एक ऑल्टरनेट, एक अलग फॉर्मूला है, वहां पे वो अलग फॉर्मूला जरूर देख लेना, शायद अगले एग्जाम में 3 नंबर के बारे में पूछ ले,
तो 3 नंबर का भी फॉर्मूला देख लेना कि प्रोडक्ट कि 3 नंबर का HCF 3 नंबर का LCM के बीच में क्या रिलेशन होता है, तो बिल्कुल आपको पेयर वाइज में रिलेशन मिल जाएगा। जरूर 3 नंबर के बारे में भी देख लेना, जरूर अभी के अभी देख लेना, क्योंकि शायद नेक्स्ट टाइम उसके ऊपर क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि 2 नंबर पे तो काफी बार पूछ लिया, अब वो 3 नंबर पे पूछ सकता है, तो ये सेम फॉर्मूला 3 नंबर पे नहीं लगा सकते, 3 नंबर के लिए एक अलग से फॉर्मूला ऑलरेडी दिया है, ठीक है, अवेलेबल है आपके लिए, तो उस फॉर्मूले को जरूर देखिए कि 3 नंबर और 3 नंबर का HCF और 3 नंबर का LCM में क्या रिलेशन होता है, तो उसका एक अलग फॉर्मूला जरूर देख लीजिएगा। यहाँ पे हमारे सामने 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो पहले तो इसे निपटा लेंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, HCF ऑफ 2 नंबर, LCM ऑफ 2 नंबर्स, ओके। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था, ये हमारा कॉन्सेप्ट था। अब आते हैं मेन क्वेश्चन की तरफ, मेन क्वेश्चन की तरफ। लेट द, हमको 2 नंबर का रेशियो दे रखा है, तो हम 2 नंबर्स को एज्यूम कर लेते हैं। लेट द 2 नंबर्स बी, लेट द 2 नंबर्स बी 15x एंड 11x। मान लो 2 नंबर का रेशियो, 2 नंबर का रेशियो पता था हमें 15 और 11, लेकिन ये कॉन्सेप्ट लगाने के लिए मुझे एग्जैक्ट फर्स्ट नंबर इंडिविजुअली पता होना चाहिए, सेकेंड नंबर भी मुझे इंडिविजुअली पता होना चाहिए, तभी हम ये कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। या फिर दोनों का प्रोडक्ट भी पता होगा तो काम चल जाएगा, लेकिन 2 नंबर का प्रोडक्ट तो हमको पता नहीं है, लेकिन 2 नंबर का रेशियो दे रखा है, तो रेशियो का यूज करते हुए मैंने दोनों नंबर्स को एज्यूम कर लिया। अब ये दोनों नंबर उठा के इस प्रॉपर्टी में पुट कर दो, तो ये बन जाएगा 15x इंटू 11x इक्वल टू HCF ऑफ 2 नंबर तो दे रखा है 13, और LCM मैं LCM लिख लेता हूँ, LCM हमें निकालना है। नहीं, 2 नंबर पूछे ना, तो पहले तो LCM हम निकाल लेते हैं फिर, क्योंकि नंबर के बारे में पूछा है। तो ये 2 नंबर से, इन 2 नंबर का HCF तो हमें दे रखा है, हमको इन 2 नंबर का LCM निकालना है। LCM पहले तो LCM की डेफिनेशन क्या होती है कि फैक्टराइजेशन में जो नंबर कॉमन है उसको एज इट इज लिख लो, जो कॉमन है उसको एज इट इज लिख लो, और जो कॉमन नहीं है उसको भी लिख लो मल्टीप्लाई में, ठीक है। जो कॉमन नहीं है उसको भी, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अगर आपने देखी होगी 7th 8th क्लास की, कि हम पहले तो LCM निकालने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे, उस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। उस प्राइम फैक्टराइजेशन में जो भी कॉमन फैक्टर से जिनका बेस सेम है, ठीक है, उनका कॉमन फैक्टर में से जिसकी पावर ज्यादा होगी, जिसकी पावर हाईएस्ट होगी, उसको हम सेलेक्ट करेंगे, हाईएस्ट पावर के साथ सेलेक्ट करेंगे, और जो कॉमन नहीं है उनको भी हम सेलेक्ट करेंगे और उन सबका मल्टीप्लाई करेंगे, वो होता है हमारा LCM। तो यहाँ पे कॉमन था x, पावर तो दोनों का सेम ही है, तो हाईएस्ट तो कोई भी नहीं है, तो जो है वही एक बार हमने पिक कर लिया। फिर 15 और 11 कॉमन नहीं है, तो उनको भी ले लिया, तो ये बनेगा LCM, ये बनेगा HCF, ये तो दे रखा है। तो ये x कट जाएगा, एक x के साथ 11 कट जाएगा, 11 के साथ 15 के कैंसिल हो जाएगा, 15 के साथ तो x यहाँ पे बचा, x की वैल्यू हो जाएगी बच्चों 30। यहां से इस इक्वेशन से हमें मिला x की वैल्यू 30। तो जैसे ही x की वैल्यू 13 मिल गई बच्चों, हमको पता चला जैसे ही x की वैल्यू मिल गई, हमको दोनों के दोनों नंबर मिल गए, हमको दोनों के दोनों नंबर मिल गए, क्योंकि हमने 2 नंबर एज्यूम कर रखे थे। सो देयरफॉर 2 नंबर्स 15x इक्वल टू 15 इंटू 13 एंड 13x इज इक्वल टू 11x, दूसरा नंबर क्या था 11x, तो 11 इंटू 13, तो 11 इंटू 13 तो बन जाएगा 143, आई थिंक सो 143, यस, और 15 इंटू 13 बन जाएगा 195, तो 2 नंबर बन जाएंगे 195 और 143, ठीक है बच्चों। तो होप सो आपको ये भी समझ में आएगा, लेकिन नेक्स्ट टाइम वो 3 नंबर पे पूछ सकते हो, तो 3 नंबर का भी स्टडी करके आपको जाना पड़ेगा नंबर HCF LCM के ऊपर। तो ये बेसिक मैथ्स में आता है, तो बेसिक सा क्वेश्चन पूछ लेते हो, तो 2 नंबर के बारे में पूछ लिया, शायद 3 नंबर के बारे में भी पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या दे रखा है, पेंडुलम स्विंग्स थ्रू एन एंगल ऑफ 30 डिग्री एंड डिस्क्राइब्स एन आर्क 8.8 सेंटीमीटर इन लेंथ। ओके, एक पेंडुलम दे रखा है, ये है पेंडुलम, और ये पेंडुलम जो है वो स्विंग हो रहा है, तो स्विंग होते टाइम उसका एंगल दे रखा है, उस पेंडुलम ने कितना एंगल डिस्क्राइब किया हुआ एंगल है 30 डिग्री, तो पेंडुलम 30 डिग्री से शिफ्ट हो रहा है। मान लो यहाँ पे आके रुक गया, तो मान लो ये पेंडुलम स्विंग हो रहा है 30 डिग्री से, यानी कि इसका सेंट्रल एंगल हो जाएगा, इसके पेंडुलम के सेंटर पे एंगल हो जाएगा 30 डिग्री। बाद में बोला गया है कि इस पेंडुलम ने कितना डिस्टेंस कवर किया, कितना आर्क कवर किया है 8.8 सेंटीमीटर, तो इस पेंडुलम का आर्क का लेंथ दे रखा है 8.8 सेंटीमीटर। हमको पूछा है द लेंथ ऑफ द पेंडुलम, तो हमको ये लेंथ पूछी गई है, ये वाली ये लेंथ हमको पूछी गई है कि इस पेंडुलम की लेंथ कितनी होगी। तो ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये लगेगा कि
अगर मान लो ये सर्कल है, ठीक है, अब ये तो हो गया क्वेश्चन, आप कॉन्सेप्ट पे आते हैं। तो हमको पता है कि इस आर्क की अगर हमें लेंथ निकालनी है, सर्कल के कोई भी आर्क की लेंथ निकालनी है, मान लो ये आर्क है ए बी आर्क की लेंथ निकालनी है, तो हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट कुछ, एक तो डायरेक्ट फॉर्मूला है या फिर आप फॉर्मूला बना भी सकते हो। तो फॉर्मूला यहाँ पे कॉन्सेप्ट कुछ यूं लगाया जाता है कि ए बी आर्क की अगर लेंथ निकालनी है, तो ए बी आर्क की लेंथ निकालनी है, तो इस आर्क के एंड पॉइंट से सेंटर को ज्वाइन कर दो, जो कि रेडियस हो जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा, सेंटर को ज्वाइन करेंगे तो रेडियस हो जाएगा। अब इस आर्क की लेंथ निकालनी है तो आपको ये सेंट्रल एंगल पता होना चाहिए। सेंट्रल एंगल पता है तो आर्क निकाल सकते हो, आर्क की लेंथ पता है तो सेंट्रल एंगल निकाल सकते हो। तो मान लो कुछ ये एंगल दे रखा है अल्फा, मान लो ये कुछ एंगल दे रखा है अल्फा, तो यहां पे कॉन्सेप्ट ये लगाया जाता है कि ये अल्फा डिग्री है विथ रिस्पेक्ट टू टोटल एंगल कितना होता है, टोटल एंगल कितना होता है 360 डिग्री, सर्कल के अंदर टोटल होता है 360 डिग्री। तो मुझे बताइए 360 डिग्री पे अल्फा डिग्री कवर कर रहा है, ये आर्क जो है वो 360 आउट ऑफ 360 डिग्री अल्फा डिग्री सेंट्रल एंगल ये आर्क कवर कर रहा है। इस आर्क ने सबटेंड किया हुआ सेंट्रल एंगल है अल्फा डिग्री आउट ऑफ 360 डिग्री। तो 360 में से अल्फा डिग्री इस आर्क ने कवर कर लिया। तो इसी के मद्देनजर रखते हुए इस यहीं पे यूनिटरी मेथड लगाते हुए हम यहाँ पे ये बता सकते हैं कि आउट ऑफ 360 डिग्री अल्फा डिग्री अगर वो कवर कर रहा है तो टोटल हमें इस आर्क की लेंथ निकालनी है। तो टोटल आर्क कितना होता है, टोटल आर्क कितना होता है, तो सर्कमफरेंस होता है 2 पाई आर, सर्कमफरेंस होता है 2 पाई आर, टोटल आर्क, सर्कल का टोटल आर्क, सर्कल का टोटल आर्क यानी कि सर्कमफरेंस, तो रेडियस आर है तो सर्कमफरेंस बन जाएगा 2 पाई आर। तो आउट ऑफ 2 पाई आर मुझे इस लेंथ आर्क ए बी के बारे में पता करना है, इस आर्क ए बी के बारे में पता करना है। तो 360 डिग्री का अल्फा डिग्री सबटेंड कर रहा है, तो उसी तरीके से उसी रेशियो में उसी प्रोपोर्शन में 2 पाई आर का कितना लेंथ वो सबटेंड कर रहा होगा। 360 का अल्फा डिग्री सबटेंड कर रहा है तो 2 पाई आर का कितना लेंथ का आर्क सबटेंड कर रहा होगा। तो यहां से हम आर्क का फॉर्मूला बना सकते हैं, लेंथ ऑफ आर्क ए बी इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा अल्फा डिग्री इंटू 2 पाई आर अपॉन 360 डिग्री। हालांकि बुक में अल्फा की जगह पे थीटा दे रखा होता है, लेकिन मैंने यहाँ पे अल्फा ले लिया तो अल्फा लिख लिया। तो ये होता है फॉर्मूला, ये होता है इस चीज का फॉर्मूला, आर्क की लेंथ निकालने का फॉर्मूला बाय यूजिंग जस्ट यूनिटरी मेथड, जो हम 6 में पढ़ते हैं कि 360 आउट ऑफ 360 डिग्री ये आर्क अल्फा डिग्री सबटेंड कर रहा है, तो उसी के प्रोपोर्शन में भी ये आर्क का लेंथ होगा। जितना प्रोपोर्शन, जितना रेशियो इस सेंट्रल एंगल का टोटल के साथ होगा उतना ही रेशियो इस आर्क का टोटल सर्कल के साथ होगा। यही कॉन्सेप्ट है आर्क का, इस छोटे आर्क ए बी का सर्कमफरेंस के साथ रेशियो और इस सेंट्रल एंगल अल्फा का टोटल 360 के साथ रेशियो सेम रहेगा, लाइक दिस, अल्फा बाय 360 इज इक्वल टू एल अपॉन लेंथ ऑफ आर्क ए बी अपॉन 2 पाई आर। मुझे सिर्फ इतना बोलना है इस कॉन्सेप्ट से। जैसे ही मैंने इस 2 पाई आर को इधर शिफ्ट कर दिया तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। क्लियर है? तो ये फॉर्मूला बनाना मैंने बता दिया, हालांकि ये 10th के सिलेबस में इंक्लूड है, ठीक है। तो यहां पे मैं फॉर्मूला लिख लेता हूं, लेंथ, रेडियस बोला गया ना, द लेंथ ऑफ पेंडुलम, लेंथ ऑफ पेंडुलम। तो लेंथ ऑफ पेंडुलम दे रखा है, हमको यल निकालना है। ओके, लेंथ ऑफ पेंडुलम नहीं बोल सकते, फिर आर्क के बारे में फॉर्मूला, तो किसके बारे में, आर्क के बारे में, ठीक है। तो लेंथ ऑफ आर्क ऐसा बोलेंगे, लेंथ ऑफ आर्क, इसको नाम दे देते पी क्यू, लेंथ ऑफ आर्क पी क्यू, लेंथ ऑफ आर्क पी क्यू इक्वल टू सेंट्रल एंगल है, इसका फॉर्मूला लिख लेंगे पहले तो, थीटा या फिर अल्फा जो भी हो 2 पाई आर, या फिर इसको मैं आर लिख लेता हूं, यही तो है रेडियस हमारी, इसको लिख लेता हूं आर, या फिर यल लिख लेंगे, वहां पे यल है तो यहाँ पे भी यल डाल दो फिर, अपॉन 360। ओके, तो इसमें हम वैल्यू पुट कर देते हैं। आर की लेंथ कितनी है, 8.8, आर की लेंथ दे रखी है 8.8, थीटा इंटू, थीटा भी पता है हमें 30 डिग्री, इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू आर हमको निकालना है, और नीचे में दे रखा है 360 डिग्री। तो 30 कट जाएगा 360 के साथ बनेगा 12, 2 कट जाएगा तो बनेगा 6, ये कट जाएगा तो ये बनेगा 11 और ये बनेगा 3,
डिवाइड का इधर आके मल्टीप्लाई 8.8 इंटू 3 इंटू 7 इक्वल टू आर, ये बन रहा है कुछ, ठीक है। तो आर इज इक्वल टू 21 इंटू 8.8, 21 इंटू 8.8, तो यस 6.3, 11 को तो हमने लिया ही नहीं, तो 8.8, तो ये 3 भी चला गया, 7 भी, ऊपर में बचा था 11 जो कि आएगा डिनोमिनेटर में, जो कि आएगा डिनोमिनेटर में, ठीक है। यहाँ पे लिख लेता हूं, तो r इक्वल टू बन जाएगा 0.8, ये बन जाएगा 0.8, तो r बन जाएगा 0.8 इंटू 3 इंटू 7, तो 0.8 इंटू 21 इक्वल टू 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, तो ये बन रहा है बच्चों 16.8 सेंटीमीटर, 16.8 सेंटीमीटर। आर्क सेंटीमीटर है, आर्क का यूनिट सेंटीमीटर है, तो रेडियस का यूनिट भी सेंटीमीटर ही होगा, यूनिट सेम रहेगा, तो ये हो जाएगा 16.8 सेंटीमीटर। मिल गया आंसर बच्चों, ठीक है। ओके, चलते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। √3 tan थीटा इक्वल टू 3 sin थीटा, देन sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, तो √3 tan थीटा की वैल्यू कुछ दे रखी है और sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा पूछा है, तो √3 tan थीटा को मैं लिख लूंगा इंटू sin थीटा बाय cos थीटा इक्वल टू 3 इंटू साइन थीटा, 3 इंटू साइन थीटा। ओके, तो हमको पूछी गई है कुछ साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर की वैल्यू। चलिए, तो फिर बच्चा यहाँ पे ये भी कर सकता है कि साइन को ऐसे कैंसिल कर दिया, डिवाइड में जाके, ये मल्टीप्लाई में न्यूमरेटर में दे, तो इधर जाके डिनोमिनेटर में जाएगा, साइन कैंसिल हो जाएगा। लेकिन मैं आपको रेफर करूंगा, यहाँ पे तो कर सकते हो कोई बात नहीं, लेकिन मैं रेफर करूंगा कि ऐसे दोनों साइड में अगर मल्टीप्लाई में टर्म्स है, दोनों साइड में अगर मल्टीप्लाई में टर्म्स है, तो इसको डायरेक्टली कैंसिल आउट मत कीजिए, उसको हमेशा एक साइड में लेके आइए और कॉमन निकाल के फिर आगे सॉल्व कीजिए। डायरेक्टली कैंसिल आउट मत कीजिए, क्योंकि डायरेक्टली कैंसिल आउट करेंगे तो आपका एक रूट लॉस हो सकता है बच्चों, एक रूट आपको नहीं मिल सकता है, एक रूट गुम हो जाएगा। शायद उसी के ऊपर क्वेश्चन पूछा होता तो फिर दिक्कत हो जाती, लेकिन एक साइड में सॉल्व करेंगे तो आपको हमेशा उसका फायदा ही होगा। देखिए, अब मैं करके दिखाता हूं, √3 इंटू साइन थीटा बाय कॉस थीटा, मैंने कैंसिल नहीं किया और मैंने इस चीज RHS को LHS में कन्वर्ट कर दिया, LHS को शिफ्ट कर दिया, ठीक है। तो जैसे ही शिफ्ट कर दिया, यहाँ पे मैं कॉमन निकाल सकता हूं बच्चों, तो मैंने निकाल लिया √3 साइन थीटा को कॉमन निकाल लिया, √3 साइन थीटा। सो जैसे ही √3 साइन थीटा को कॉमन निकाल दिया, ब्रैकेट में बच जाएगा 1 बाय कॉस थीटा माइनस 3 में से √3 कॉमन निकल गया तो बचा √3, साइन तो बाहर चला ही गया है, इक्वल टू 0। अब यहां से आपको ये पता चलेगा कि दो नंबर के प्रोडक्ट, ये एक वैल्यू और ये सेकंड ब्रैकेट, ये एक सेकंड वैल्यू है, दो वैल्यू का प्रोडक्ट 0 आ रहा है बच्चों, दो डिफरेंट वैल्यू का प्रोडक्ट 0 आ रहा है, यानी कि एक तो फर्स्ट 0 होगा या फिर सेकंड, दोनों में से एटलीस्ट एक को तो 0 होना पड़ेगा। तो √3 साइन थीटा इक्वल टू 0 या फिर 1 बाय कॉस थीटा माइनस √3 इक्वल टू 0, दोनों में से एक तो होना पड़ेगा। जैसे ही मैंने साइन थीटा, √3 डिवाइड में जाएगा 0 बनेगा, जैसे ही साइन थीटा 0 बन गया तो कॉस थीटा की वैल्यू, साइन थीटा 0 बन गया तो कॉस थीटा की वैल्यू प्लस और माइनस 1 कुछ भी आ सकती है। साइन थीटा की वैल्यू 0 रख दी तो कॉस थीटा की वैल्यू एक तो +1 आएगी या फिर -1 आएगी। जब थीटा 0 होगा तब एंगल 90 डिग्री, तब एंगल 0 भी हो सकता है, यहाँ पे थीटा की वैल्यू 0 भी हो सकती है, 180 डिग्री भी हो सकती है, थीटा की वैल्यू 0 भी हो सकती है, 180। जब साइन थीटा 0 है तो उसकी वैल्यू 0 180 कुछ भी हो सकती है, उसके आगे भी 360 भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने थीटा के बारे में कुछ नहीं दे रखा है। लेकिन ये बेसिक मैथ्स का क्वेश्चन है, तो इसीलिए तो मैं ज्यादा बड़े बड़े एंगल नहीं लूंगा, लेकिन आप इतना समझ सकते हो कि साइन थीटा 0 है तो कॉस थीटा प्लस और माइनस 1 होगा, और कॉस थीटा 0 होगा, इफ कॉस थीटा 0 होगा तो ध्यान रखिए साइन थीटा उसी टाइम पे, जिस टाइम पे कॉस एंगल, ये जिस एंगल पे कॉस की वैल्यू 0 आ रही है उसी एंगल पे साइन की वैल्यू आइदर +1 आएगी या फिर -1 आएगी, आइदर +1 आएगी या फिर -1 आएगी। ओनली +1 आएगी ये बोलना थोड़ा पूरी तरीके से गलत नहीं होगा, सही नहीं होगा। ये कॉस की वैल्यू 0 आ रही है यानी कि साइन की वैल्यू +1 भी आ सकती है, -1 भी आ सकती है, क्योंकि हमको एंगल की रेंज के बारे में नहीं पता है, ठीक है। तो रेंज के, एंगल की रेंज के बारे में पता नहीं है तो दोनों भी पॉसिबिलिटी चेक करनी पड़ती है। तो यहाँ पे साइन थीटा जैसे ही मैंने 0 ले लिया, कॉस थीटा की वैल्यू बन जाएगी प्लस और -1, और यहाँ पे हम रख देंगे तो यहाँ से वैल्यू आएगा ये 0, ये +1 हो या फिर -1 हो, स्क्वायर करके आएगा ये -1 + 1 का स्क्वायर 1, 0 - 1 ये आएगा 0 बच्चों।
तो 0 तो कहीं पे नहीं दे रखा है आंसर, यानी कि फर्स्ट केस तो पॉसिबल ही नहीं है, फर्स्ट केस तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि ऑप्शन में नहीं दे रखा है। तो सेकंड केस को सॉल्व कर लेते हैं हम। तो सेकंड केस को अगर सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 1/cos थीटा इज इक्वल टू √3, माइनस इधर जाके प्लस हो जाएगा और cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 1/√3। जैसे ही cos थीटा 1/√3 आ गया, अब ट्रायंगल ड्रॉ करके यहां पे मैंने थीटा एज्यूम कर लिया, अब एडजेसेंट साइड cos थीटा का न्यूमरेटर एडजेसेंट साइड और डिनोमिनेटर हाइपोटेनियस, ठीक है। तो ये √3 हो गया, ये 1 हो गया, तो 3 माइनस 1 तो ये बन गया 2, तो ये बन जाएगा √2, तो अपोजिट साइड बन जाएगी √2, पाइथागोरस से निकाल लो। तो जैसे ये cos थीटा इज इक्वल टू 1/√2, तो यहां से sin थीटा पता चल गया √2/√3, √2/√3, sin थीटा बन जाएगा √2/√3। अब यहां से भी निकाल सकते हो आप, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी की वैल्यू भी, ट्रिग्नोमेट्रिक एंटिटी का भी यूज कर सकते हो। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, वहां पे cos थीटा की वैल्यू पुट करो, sin की वैल्यू निकाल लो, यही वैल्यू आएगी वहां से भी, तो कहीं से भी वैल्यू निकाल लो, आंसर तो सेम ही आएगा। यहां से थोड़ा सा जल्दी आ जाता है इसलिए मैंने यहां से निकाल लिया। हमको पूछा है sin स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर बच्चों, हमको पूछा है sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा। ओके, sin स्क्वायर थीटा बन जाएगा 2/3 माइनस 1/3, ये बन रहा है बच्चों कुछ 1/3, 2/3 माइनस 1/3 1/3, तो ऑप्शन सी आ रहा है, ऑप्शन सी आ रहा है। लेकिन अगर आपने यहीं पे साइन को कैंसिल कर दिया होता तो आपका एक रूट लॉस हो जाता, क्योंकि इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है जो कि sin थीटा इक्वल टू 0, sin थीटा इक्वल टू 0, ये भी इस इक्वेशन का क्या है, सॉल्यूशन है। तो sin थीटा इक्वल टू 0, ये जो भी रूट आया है, हमारे दो रूट आए हैं, एक रूट का आंसर ऑप्शन में नहीं दिया था तो उसको रिजेक्ट कर दिया, लेकिन ये भी ऑप्शन में अगर लेकिन अगर आपने इसको पहले ही कैंसिल कर दिया और तो हमारा ये रूट लॉस हो जाएगा, ये रूट हमको दिखेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि हम कैंसिल करते हैं तो ऑटोमेटिकली जिस एक्सप्रेशन को, जिस टर्म को हम कैंसिल कर रहे हैं डिवाइड में, जिस टर्म को हम डिवाइड में जाके कैंसिल कर रहे हैं, हम उसको नॉन जीरो एज्यूम कर रहे हैं बच्चों। तो ये कैंसिल कर दिया, यानी कि साइन की वैल्यू 0 नहीं आ सकती, ये ऑटोमेटिकली सेट हो गया। तो आपको इसको कैंसिल करेंगे तो आपको ये रूट आगे जाके नहीं दिखेगा। ये रूट लॉस ना होने के लिए आपको कभी भी ये डिवाइड में जाके कैंसिल नहीं करना है, आपको एक साइड में आके कॉमन निकाल के सॉल्व करना है, कॉमन निकाल के, ताकि आपका रूट लॉस ना हो, रूट आपका गुम ना हो जाए, आपके रूट आपके आंखों के सामने हो, सारे के सारे दिखे, इसीलिए कैंसिल ना करिए, एक साइड में जाके सॉल्व कीजिए, ठीक है। चलिए आगे दिया गया है, इफ इन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल इफ टू कॉर्ड्स आर ड्रॉन इन द आउटर सर्कल, ठीक है, विच टच द इनर सर्कल। ओके, तो यहां पे कुछ यू करके दे रखा है, यस, अरे यार 2 मिनट, एक काम करते हैं, ये एक सर्कल दे रखा है, ठीक है, हाथों से निकाल लेते हैं हम। ये कुछ सर्कल दे रखा है जिसका सेंटर है O। अब उन्होंने बोला एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल निकाल लो, और एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल, ये दूसरा सर्कल दे रखा है कॉन्सेंट्रिक सर्कल, यानी कि 2 सर्कल जिनका सेंटर सेम हो, जिनका सेंटर क्या हो, सेम हो, ठीक है। ओके, यस, तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल यानी कि द सर्कल्स हैविंग सेम सेंटर बट डिफरेंट इन रेडी। तो उन्होंने बोल रखा है कि कॉर्ड्स आर ड्रॉन इन द आउटर सर्कल, आउटर सर्कल पे कॉर्ड ड्रॉ करना है, आउटर सर्कल का, यानी कि बाहर वाले सर्कल का कॉर्ड ड्रॉ करना है, और कॉर्ड कुछ इस तरीके से होना चाहिए, विच टच द इनर सर्कल, बाहर वाले सर्कल का कॉर्ड अंदर वाले सर्कल को टच करते हुए जाना चाहिए। ओके, तो ये मैंने पहला वाला निकाल लिया, मान लो यहाँ पे कुछ टच कर रहा है, ये दूसरा वाला कॉर्ड निकाल दिया, मान लो यहाँ पे ये यहाँ पे टच कर रहा है,
तो ये कुछ P पे टच कर रहा है, ये कुछ Q पे टच कर रहा है, ये कॉर्ड AB है, ये कॉर्ड CD है, मान लो ये भी कुछ कॉर्ड दे रखा है इसे, ये EF कॉर्ड दे रखा है कुछ, मान लो ये कुछ R पे टच कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे कुछ कॉर्ड निकालने हैं कि वो बाहर वाले, ठीक है, बड़े वाले सर्कल, एक्सटीरियर सर्कल, आउटर सर्कल के कॉर्ड हो, लेकिन अंदर वाले सर्कल को टच करते हुए जाना चाहिए। लेकिन इसी का मतलब ये होगा कि बाहर वाले का, आउटर सर्कल का कॉर्ड अंदर वाले को टच कर रहा है, यानी कि बाहर वाले का कॉर्ड और अंदर वाले का टेंजेंट टच करते हुए जा रहा है, अंदर वाले को टच करते हुए जा रहा है, यानी कि अंदर वाले का वो टेंजेंट होगा, अंदर वाले इनर सर्कल का वो टेंजेंट होगा और आउटर सर्कल का वो कॉर्ड होगा। अब उनके बारे में ये कुछ ऑप्शन दे रखे, देखते। ऑल कॉर्ड्स आर डिफरेंट इन लेंथ, हमको कॉर्ड के लेंथ के बारे में बोलना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा कि ये AB है और ये CD है, तो AB और CD के लेंथ के बारे में देखना है, लेंथ ऑफ CD और लेंथ ऑफ AB, इनके बारे में हमको कमेंट करनी है। तो देखते हैं एक बार क्या है। AB को एक बार देखेंगे आप, AB को, ये AB वर्टिकल है, तो AB टच कर रहा है P में, तो मैंने P के ऊपर P के ऊपर मैंने रेडियस ड्रॉ कर दी, P से मैंने, इसी पॉइंट P से मैंने सेंटर को ज्वाइन कर दिया, तो ये बन जाएगी रेडियस। और जैसे ही ये रेडियस बन गई, ये टेंजेंट के ऊपर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। मैंने बताया बाहर वाले का कॉर्ड अंदर वाले इनर सर्कल को टच कर रहा है, तो इनर की वो टेंजेंट हो जाएगी, और जैसे ही टेंजेंट हो जाएगी पॉइंट P में, तो जिस पॉइंट में टेंजेंट हो रही है उसी पॉइंट से अगर रेडियस ड्रॉ करेंगे तो वो रेडियस उस टेंजेंट को परपेंडिकुलर होती है। ये होता है हमारा टेंजेंट थ्योरम, ठीक है, टेंजेंट थ्योरम। तो जैसे ही ये R है, ये टेंजेंट है, उसी तरीके से ये भी टेंजेंट है, ये 90 डिग्री, ये भी R है, ठीक है। तो यहां से मुझे क्लियरली पता चल रहा है कि Q पॉइंट पे टच कर रहा है, तो मैं Q से ही ड्रॉ करूंगा सेंटर को, तो ये रेडियस बन जाएगी। तो रेडियस जैसी बन गई वो टेंजेंट को परपेंडिकुलर, ये भी रेडियस बन गई टेंजेंट को परपेंडिकुलर। तो एक सर्कल के, एक इनर सर्कल है, इनर सर्कल के दो रेडियस, इनर सर्कल के दो रेडियस डिफरेंट तो नहीं हो सकते, यानी कि ये OP की लेंथ और OQ की लेंथ सेम हो जाएगी, OP और OQ सेम हो जाएंगे। इसको हम लिखेंगे OP इक्वल टू OQ, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, ओके। तो एक ही सर्कल रेडियस डिफरेंट तो नहीं हो सकते, यानी कि डिस्टेंस ऑफ AB फ्रॉम सेंटर, OP यानी कि क्या है, OP यानी कि क्या है, AB का सेंटर O से डिस्टेंस, और डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड CD, डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड CD फ्रॉम, डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड CD फ्रॉम सेंटर, ओके। तो OPOQ इक्वल आ रहा है, इसी का मतलब ये है OP यानी कि AB का डिस्टेंस पॉइंट O से, डिस्टेंस क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि परपेंडिकुलर है तो ये मिनिमम है, मिनिमम यानी कि डिस्टेंस होता है। तो डिस्टेंस ऑफ AB फ्रॉम सेंटर, इसका मतलब OP, और OQ का मतलब है कि डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड CD फ्रॉम सेंटर। तो CD से, ठीक है, तो सेंटर O से CD कॉर्ड का डिस्टेंस भी R, सेंटर से AB का डिस्टेंस भी R। तो दो कॉर्ड सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे, दो कॉर्ड सेंटर से क्या है, इक्वी डिस्टेंट पे है, तो दोनों कॉर्ड इक्वल हो जाएंगे, CD इक्वल टू AB हो जाएंगे बच्चों, CD और AB इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि हमारा थ्योरम है द कॉर्ड्स CD, the chords AB, the chords equidistant from the center, the chords equidistant from the center are always equal। जो भी कॉर्ड सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होंगे, ये कॉर्ड किसके, बड़े सर्कल के, लेकिन छोटे वाले के टेंजेंट है, तो छोटे वाले पे कॉन्सेप्ट लगाया और रिजल्ट बता रहा हूं आउटर सर्कल पे, कॉन्सेप्ट लगाया इनर सर्कल पे, लेकिन रिजल्ट बता रहा हूं आउटर सर्कल पे बच्चों, ठीक है। तो अंदर वाले सर्कल का डिस्टेंस, अंदर वाले पे मैंने, इनर सर्कल पे मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया कि अंदर वाले सर्कल से अगर हम रेडियस ड्रॉ करेंगे तो टेंजेंट बन जाएगा, और ये टेंजेंट रेडियस को परपेंडिकुलर होती है, यानी कि ये डिस्टेंस बन जाएगा। जैसे ही ये एक सर्कल के, ये इनर सर्कल के दो रेडियस डिफरेंट नहीं हो सकते, तो यानी कि सेम हो गए, तो इनर सर्कल की रेडियस सेम है, यानी कि दो कॉर्ड्स जो टेंजेंट है वो अब बड़े के लिए कॉर्ड है, यानी कि दो कॉर्ड सेंटर से, सेंटर तो एक ही होगा दोनों सर्कल का, तो इस एक सेंटर से दोनों के दोनों बड़े सर्कल के जो भी कॉर्ड्स है वो सेंटर से सेम डिस्टेंस पे, यानी कि ये दोनों कॉर्ड की लेंथ सेम हो जाएगी। उसी तरीके से ये तीसरे वाले कॉर्ड भी, ये भी डिस्टेंस R है, तो ये तीसरा वाला कॉर्ड भी इन तीनों के इक्वल में आ जाएगा, EF भी इक्वल में आ जाएगा, CD AB EF सभी के सभी कॉर्ड्स सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे है, तो सभी कॉर्ड्स
जितने भी आएंगे, जितने भी छोटे सर्कल को टेंजेंट होंगे वो सभी कॉर्ड्स, जितने भी छोटे सर्कल को टेंजेंट होंगे वो सभी टेंजेंट्स, छोटे सर्कल के टेंजेंट्स और बड़े वाले के कॉर्ड्स सभी के सभी क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो मैंने 3 निकाल के दिखा दिए, तीनों के तीनों इक्वल है क्योंकि तीनों के तीनों सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे है, क्योंकि ये टेंजेंट थ्योरम लग रहा है और ये रेडियस है और छोटे सर्कल की रेडियस नहीं चेंज हो सकती, ये तीनों के तीनों सेम है, यानी कि ये जो बड़े वाले का कॉर्ड है वो कॉर्ड इस एक ही सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे यानी कि ये सेम हो जाएंगे। तो डिफरेंट तो कभी नहीं होंगे, ऑल कॉर्ड्स आर ऑफ सेम लेंथ, ठीक है। ओके, आगे पढ़ लेते हैं, ओनली पैरेलल कॉर्ड्स आर सेम लेंथ, ठीक है, और ओनली परपेंडिकुलर कॉर्ड्स, तो ये तो गलत हो गए दो। अब इन दोनों में देखिए, ओनली परपेंडिकुलर कॉर्ड्स आर ऑफ सेम लेंथ, एक दूसरे को परपेंडिकुलर होंगे, ये दो कॉर्ड एक दूसरे को परपेंडिकुलर होंगे तभी सेम होंगे, कोई जरूरत नहीं है, हमको तो पता चल गया सारे कॉर्ड सेम है, सारे के सारे जितने भी अंदर बाहर वाले के कॉर्ड्स और अंदर वाले के टेंजेंट होंगे, जो बाहर वाले आउटर सर्कल के कॉर्ड इनर के टेंजेंट होंगे, आउटर के कॉर्ड अगर इनर के टेंजेंट होंगे तो वो सारे इनर के टेंजेंट एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट ही होंगे, सारे के सारे, चाहे वो एक दूसरे को पैरेलल हो या फिर परपेंडिकुलर हो। ये पैरेलल कॉर्ड्स तो एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट होंगी, सेम लेंथ होंगी, लेकिन ये पर्टिकुलर केस है, सारे के सारे अगर इक्वल आ रहे तो हम पर्टिकुलर केस क्यों बोले, इसको क्यों टिक मारे, ये दोनों भी करेक्ट है लेकिन ये मोस्ट करेक्ट है बच्चों, मोस्ट करेक्ट यानी कि सारे कॉर्ड सेम लेंथ के आ रहे, तो सिर्फ पैरेलल क्यों बोलना है फिर, तो सारे आ रहे तो मोस्ट करेक्ट हो जाएगा बी, ऑल द कॉर्ड्स ऑफ सेम लेंथ। जस्ट वन थ्योरम यूज किया है यहाँ पे बच्चों, जो कि थ्योरम है द कॉर्ड्स विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, बड़े सर्कल के कॉर्ड्स, बड़े सर्कल के कॉर्ड्स इस सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे है तो वो सारे के सारे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अब ये सारे डिस्टेंस सेम कैसे है, क्योंकि ये मैं टचिंग पॉइंट से ज्वाइन कर रहा हूं तो ये रेडियस बन जाएगी और सर्कल की रेडियस सेम होती है, ठीक है, तो इसलिए सारे डिस्टेंस सेम हो गए तो कॉर्ड्स, बड़े वाले सर्कल के कॉर्ड्स इक्वल हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, इन अ टाउन 65% पीपल वॉच द न्यूज ऑन टेलीविजन, 65% पीपल टेलीविजन देखते, टेलीविजन से न्यूज देखते हैं, 40% न्यूज़पेपर से न्यूज पढ़ लेते हैं, ठीक है, न्यूज जो है कोई टेलीविजन से देख रहा है, कोई न्यूज़पेपर से पढ़ रहा है, और बाद में 25% जो है वो दोनों से भी पढ़ लेते हैं न्यूज, वो न्यूज़पेपर में भी पढ़ लेते हैं और न्यूज में भी देख लेते हैं। व्हाट परसेंट ऑफ द पीपल नाइदर वॉच न्यूज ऑन टेलीविजन नॉर रीड न्यूज़पेपर, भाई ऐसे कितने परसेंट लोग हैं जो न्यूज ही नहीं देखते हैं, न्यूज़पेपर और टेलीविजन दोनों के ऊपर नहीं देखते, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए कॉन्सेप्ट लगेगा, हम फिगर से इस क्वेश्चन को प्रॉपर्ली समझ सकते हैं, फिगर ड्रॉ करेंगे, मान लो ये हमारा कुछ यूनिवर्सल सेट है, टोटल सेट यानी कि उस टाउन की पॉपुलेशन, ठीक है, टाउन, ठीक है, इसको लिखेंगे हम टाउन पॉपुलेशन को, जो भी है, ठीक है, टाउन पॉपुलेशन। नेक्स्ट वन, अब यहां पे हम दो सेट बनाएंगे, क्योंकि एक सेट हो जाएगा न्यूज देखने वाले, टेलीविजन के थ्रू न्यूज देखने वाले, टेलीविजन के थ्रू न्यूज को देखने वाले, और एक न्यूज़पेपर के थ्रू न्यूज को पढ़ने वाले, तो एक हो जाएगा टेलीविजन का सेट, एक हो जाएगा टेलीविजन का, और एक हो जाएगा न्यूज़पेपर का। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन आता है कि सर आपने इंटरसेक्टिंग सर्कल क्यों निकाले, ठीक है, तो भाई ये बेस्ट कंडीशन होती है कि दोनों में कुछ कॉमन भी हो सकता है, कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने दोनों के ऊपर न्यूज देख ली, मतलब एक ही न्यूज उन्होंने टेलीविजन पे ही देख ली और वही न्यूज उन्होंने न्यूज़पेपर में भी देख ली, इस तरीके से भी दोनों में कॉमन लोग भी हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे दे रखा है 25% लोग न्यूज़पेपर और न्यूज दोनों देख रहे हैं, तो इसीलिए बेहतर कॉन्सेप्ट बन जाता है जब दो सर्कल हम इंटरसेक्टिंग निकालेंगे तो हमको एक कॉमन पार्ट मिल जाता है। अगर हम सेपरेट सर्कल निकालेंगे तो कॉमन नहीं मिलेगा हमें, उसका मीनिंग अलग हो जाएगा, यानी कि ए और बी दोनों के दोनों डिसजॉइंट सेट माने जाएंगे वहां पे। तो हमेशा क्वेश्चन सॉल्व करते हुए दो सेट को इंटरसेक्टिंग लेके ही हमको बेहतर अप्रोच मिलता है। अगर आपको पता हो कि दोनों सेट में कोई भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तब आप दोनों सेट डिफरेंट या फिर डिसजॉइंट निकाल सकते हो। हमको यहाँ पे बिल्कुल पता है कि कॉमन है तो हम इंटरसेक्टिंग निकालेंगे। इस पूरे फिगर को बोला जाता है वेन डायग्राम, यहाँ से हम क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो टेलीविजन के लिए हमको बोला गया टेलीविजन के थ्रू न्यूज आने वाले कितने परसेंट है, 65%। इस 65% में ये कॉमन भी आ गए बच्चों, क्योंकि ये टेलीविजन 65% जो भी पॉपुलेशन है वो न्यूज देखती है टेलीविजन के थ्रू, तो इसका मतलब पूरे के पूरा सर्कल, ये पूरा सर्कल, ये सेट ए मान लिया, ये सेट बी मान लिया,
सेट ए यानी कि पूरा का पूरा टेलीविजन, सेट बी यानी कि पूरा का पूरा न्यूज़पेपर। तो 65% में ये कॉमन पार्ट भी काउंट किया गया है। न्यूज़पेपर से न्यूज रीड करने वाले 40%, तो यहां पे भी बी सेट में भी, सेट बी में भी 40%, सेट बी में न्यूज़पेपर के बारे में बताया गया है। तो इस टाउन में 40% लोग ऐसे हैं जो न्यूज पढ़ते हैं न्यूज़पेपर के द्वारा। तो इस 40% में भी ये कॉमन वाले पार्ट को काउंट किया गया है। तो और हमको आगे बोला गया है कि 25% दोनों काउंट करने वाले, 25% लोग हैं जो कि दोनों काउंट करते हैं। ठीक है, तो यहां पे मैं लिख लेता हूं 25% दोनों, बोथ थोड़ा बड़ा सर्कल निकाल देता हूं। ओके, बोथ 25, टेलीविजन, न्यूज़पेपर, ये सेट ए, ये सेट बी, इसको है 65%, जिसमें ये भी काउंट किए गए हैं, और ये है 40%, इसमें भी ये 25% काउंट किए गए हैं। हमको पूछा है नाइदर वॉच न्यूज, हमको टेलीविजन वाले भी नहीं चाहिए, न्यूज़पेपर वाले भी नहीं चाहिए, हमको चाहिए भाई इसके बाहर वाला पार्ट, इन वेन डायग्राम के बाहर वाला पार्ट। हमको दोनों के दोनों रीड करने वाले नहीं चाहिए, हमको इसके बाहर वाला पार्ट चाहिए। बाहर में कितने लोग हैं, यानी कि जो न्यूज ही नहीं देखते, ऐसा बोल सकते हो आप, या फिर न्यूज देखते भी होंगे तो वो न्यूज़पेपर और टेलीविजन के द्वारा नहीं देखते, किसी और अलग सोर्स से देखते होंगे। तो हमको पूछा है कि बाहर वाला पार्ट, इन दो सर्कल के बाहर वाला पार्ट। तो आप इसको आराम से इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो कि टाउन की पॉपुलेशन मान लो 100 है, तो ये टेलीविजन देखने वाले 65, न्यूज़पेपर 40, तो 65 प्लस 40 इसमें हो जाएंगे। ठीक है, लेट, यहां पे मैं वैसे ही कर देता हूं, यहां से आसान गिर जाएगा आपको। लेट टोटल पॉपुलेशन ऑफ टाउन बी 100, टाउन की पॉपुलेशन 100 हो गई मान लो। ठीक है, तो टेलीविजन, ठीक है, तो यहां पे हमको कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा कि 65% लोग जो है वो टेलीविजन देखते हैं, टेलीविजन। बाद में न्यूज़पेपर वाले, न्यूज़पेपर से न्यूज देखने वाले 40 लोग होंगे, और दोनों भी देखने वाले दोनों तरफ से, वो है 25%। ठीक है, तो 25% यानी 25 लोग दोनों वे से हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। टेलीविजन सिर्फ 65 लोग हैं, न्यूज़पेपर 40 है, और दोनों पढ़ने वाले 25 है। तो मैंने जैसे बताया ये 65% में 25% को काउंट किया है, 40% में भी 25% को काउंट किया है दोनों तरफ। तो इन दोनों का एडिशन करके ये जो कॉमन है उनको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये 2 बार काउंट किए जा रहे हैं। ये 25 लोग 65 में भी काउंट किए जा रहे हैं, और ये 25 लोग 40 में भी काउंट किए जा रही है। जो दोनों पढ़ते हैं इनको 65 में भी काउंट कर रहे हैं और 40 में भी, तो 2 बार काउंटिंग कर रहे हैं, तो काउंटिंग गलत हो जा रही है। तो दोनों में तो काउंट कर लो, लेकिन ये 2 बार काउंटिंग हो गई, 25% की काउंटिंग 2 बार हो गई, तो उनको 1 बार माइनस कर लो, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो ये बन जाएगा 105 माइनस 25, तो ये बन जाएगा 80, ये बन जाएगा 80। तो ये हो जाएगा 80, यानी कि ये किसका पॉपुलेशन हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा टोटल का पॉपुलेशन हो जाएगा, यानी कि इस ए और बी में टोटल कितने लोग इन्वॉल्व है। ये एक तो जो लोग टेलीविजन देखते हैं या फिर न्यूज़पेपर देखते हैं, ये दोनों में कितने लोग कंटेन करते हैं, इन 2 सर्कल में टोटल कितने लोग कंटेन करते हैं। तो इसका कॉन्सेप्ट हो जाएगा 80। तो दोनों के अंदर में 80 लोग कंटेन करते हैं, तो 2 सर्कल के बाहर, यानी कि जो टेलीविजन और न्यूज़पेपर दोनों नहीं देखते, तो दोनों के बाहर, यानी कि 100 माइनस 80, तो ये आंसर बन जाएगा 20, ये आंसर बन जाएगा 20। तो ये होता है कॉन्सेप्ट। अब इसको कुछ यूं भी सॉल्व कर सकते हो। अब सीधा सीधा ये फॉर्मूला लगा लो, ये हमने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है सेट चैप्टर में, n ऑफ a यूनियन b, n ऑफ a प्लस n ऑफ b माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b, ये होता है कॉमन पार्ट, a इंटरसेक्शन b यानी कि कॉमन पार्ट। ठीक है, और इस यूनियन को बोला जाता है a और b। तो हमको आइदर टेलीविजन और न्यूज़पेपर, एक तो ऐसे लोग निकालने जो टेलीविजन से न्यूज देख रहे हो या फिर न्यूज़पेपर से न्यूज देख रहे हो। ठीक है, तो
हमको दोनों में से किसी एक बार के बारे में निकालना है, आइदर टेलीविजन और न्यूज़पेपर, क्योंकि इन दोनों के काउंटिंग पता चल गई, दोनों सर्कल की काउंटिंग पता चल गई, तो मैं टोटल पॉपुलेशन में से इन दोनों सर्कल की वैल्यू हटा दूंगा तो मुझे नाइदर नॉर मिल जाएगा, यानी कि नो टेलीविजन न्यूज़पेपर। ठीक है, तो यहां से हम n ऑफ 8 65% यानी कि 65% यानी कितना 65% यानी कि 65/100, 40% यानी कि 40/100 और दोनों पढ़ने वाले 25%। ठीक है, तो टोटल पॉपुलेशन का 65% लोग ये टेलीविजन देख रहे हैं, तो इस यहाँ पे x भी लगा लो। ठीक है, x मान लो टोटल पॉपुलेशन कितनी है, टोटल पॉपुलेशन मान लो x है, तो x का 65% लोग ये क्या कर रहे हैं, x का 65% लोग ये टेलीविजन से न्यूज देख रहे हैं, 40% लोग न्यूज़पेपर से और दोनों तरफ से 25% लोग। तो यहां से हम देख सकते हैं, यहाँ पे आंसर आएगा 80x/100, तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ ए यूनियन बी। हमको इसके बारे में नहीं पूछा है, इन दो सर्कल के बारे में नहीं, इनके बाहर वाले के बारे में पूछा है, बाहर वाले के बारे में पूछा है, तो हम यहाँ पे ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं। इन शॉर्ट हमको जो भी क्वेश्चन पूछा है, नाइदर नॉर पूछा है, यानी कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट पूछा है। ये प्रोबेबिलिटी में भी बहुत काम में आता है। नाइदर नॉर का मीनिंग होता है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, या फिर ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ऐसे भी बोला जाता है। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, या फिर टेलीविजन से ना देखने वाले एंड न्यूज़पेपर से भी नहीं देखने वाले, दोनों तरफ से नहीं देखने वाले। ठीक है, तो इस तरीके से भी देखा जाता है। तो इसका आंसर हम निकालेंगे नंबर ऑफ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, ठीक है, यूनिवर्सल सेट में से नंबर ऑफ ए यूनियन बी को माइनस कर देंगे। तो यूनिवर्सल सेट यानी कि x, टोटल कितनी पॉपुलेशन है x, उसमें से ए यूनियन बी माइनस करेंगे तो ए यूनियन बी कितना आया है हमारा अभी 80x/100, तो 80x/100 यानी कि ये बन जाएगा बच्चों 20x/100, यानी कि कितना परसेंट हो गया, यानी कि कितना परसेंट हो गया 20%। तो ऑप्शन आ जाएगा डी बच्चों, ऑप्शन आ जाएगा डी। ओके, शायद समझ में आया होगा, मैंने ग्राफ भी निकाल दिया, फंडा भी बता दिया, मेन कॉन्सेप्ट तो यही था जो 9th में फॉर्मूला है। या फिर आप टोटल पॉपुलेशन को 100 लेके सॉल्व करोगे तो जल्दी आंसर आएगा। ठीक है, तो दोनों तरफ से सॉल्व कर सकते हो। और सिमिलर इसी टाइप पे, इसी सेम वैरायटी के ऊपर पीसीबी के बच्चों के लिए अभी क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैं उनको भी अब अलग पार्ट में मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो चलते हैं फिर 15 क्वेश्चन यहाँ पे हमारे बच्चों खत्म हो जाते हैं। और थैंक यू सो मच मेरे साथ जुड़ने के लिए, बहुत सारा प्यार दीजिए इस चैनल को। मैं आपके लिए बहुत ही मेहनत से यहाँ पे मैं आपके लिए वीडियो लेके आ रहा हूँ, तो जरूर जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ, मैथ्स बाय मार्जे सर। एंड थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक यू।